नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है उड़ान में, जहां प्रीलिम्स 2026 के लिए आप भारतीय भूगोल यानी कि ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी इसको बिल्कुल आसान और स्मार्ट तरीके से समझना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं दोस्तों। हम बात करेंगे आज एक सफलता की ओर उड़ान भरेंगे आज, तो आप हमारे साथ एंड तक जरूर बने रहेगा। ये प्रीलिम्स 2026 के लिए, चाहे आप यूपीएससी का प्रीलिम्स दे रहे हैं, चाहे आप यूपी पीसीएस, चाहे उत्तराखंड पीसीएस, चाहे आप किसी भी स्टेट पीसीएस का, इवन चाहे एसएससी या कोई भी एग्जाम्स दे रहे हैं, वहां से आपका इंडियन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। उड़ान के बहुत ही अच्छे बेहतरीन तरीके से बनाए गए ये नोट्स हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने इनको कंपाइल किया दोस्तों। उन्हीं को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, डिक्टेट करने वाले हैं। बेहतरीन तरीके से बनाया गया ये कंटेंट है जो आपको अपनी मंजिल की तरफ ले जाएगा, तो मिस मत करिएगा, लास्ट तक एंड तक बनी रहेगा। ये टोटल स्टैटिक पार्ट है दोस्तों, इसमें करंट का कुछ खास नहीं है। करंट का कोई भी चीज अगर एड ऑन करना होगा तो हम इस समय आपको पढ़ाते समय करंट में एड ऑन कर देंगे कि ये क्या करंट में ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। तो हमारे साथ लास्ट तक जरूर बनी रहेगा और बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। स्टैटिक पार्ट है आपका इंडियन ज्योग्राफी का, जैसे मैंने बताया, क्विक एंड कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन होने वाला है प्रीलिम्स के लिए। यूपीएससी 9 इसको आपके लिए समझ प्रस्तुत कर रहा है, मतलब एक्सप्लेन कर रहा है दोस्तों। मिस करने जैसा कुछ नहीं है, मैं कंटेंट भी दिखा देता हूँ। आप यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के एग्जाम अगर इन्वॉल्व हैं, आप देना चाहते हैं, एस्पिरेंट हैं, तो आप बखूबी इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कंटेंट की बात करेंगे, पहला चैप्टर स्टार्ट होगा इंडियन लोकेशन स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। इसमें पहला जो चैप्टर है, जो पहला, उसके साथ वो होगा इंडियाज ज्योग्राफिकल ओवरव्यू, जहां से क्वेश्चन आते हैं, करीब 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा आ जाता है। उसके बाद उसकी स्ट्रक्चर पर बात करेंगे, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, ऑल दी थिंग्स वी विल कवर इन दिस वीडियो। उसके बाद देखो आप फ्लड है, ये बहुत सारा ड्रेनेज सिस्टम पर चर्चा करेंगे, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, पेनिनसुलर ड्रेनेज में कितनी रिवर्स वगैरह यहाँ पर, वो भी चर्चा होगी। ठीक है, मेजर रिवर एंड सिटीज की बात करेंगे, सॉइल्स हैं, एक एक चीज को कंपाइल किया गया, मिस करने जैसी गुंजाइश नहीं है दोस्तों। ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट हो गया, इंडियन ज्योग्राफी हो गई, तो सारी चीजों को यहाँ पर कंपाइल किया गया, मिस मत करना, एंड तक जरूर देखना। पहला चैप्टर शुरू होता है आपका इंडियाज लोकेशन स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट एनसीईआरटी का समराइजेशन है दोस्तों। आप देखेंगे अगर आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करते हैं तो ये बिल्कुल भी मिस नहीं होगा, गलती की गुंजाइश भी नहीं होगी। सारे जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए उन सबको यहाँ पर एक एक तरीके आपको बताएगा कि भाई यहाँ से क्वेश्चन ऐसे राइज हुआ है। ये टोटली स्टैटिक पार्ट है, करंट का ऐसा कुछ खास इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि स्टैटिक आपके लिए रामबाण है। अगर आप स्टैटिक कर लेते हैं तो 70 से 80% पेपर आपका स्टैटिक से ही आता है। तो मुझे नहीं लगता कि आप अगर स्टैटिक को कंप्लीट करके जाते हैं तो कोई भी आपका प्रीलिम्स एग्जाम छूटने वाला है। तो आज के लिए इतना ही हो गया और अब बात करेंगे अपने टॉपिक पर, इंडिया की ज्योग्राफिकल ओवरव्यू पर दोस्तों। मिस मत करना, एक एक चीज को अच्छे से समझने की कोशिश करना। समझ नहीं आए तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में ये बताना कि ये कैसे हो सकता है, फिर हम उसको आपके साथ दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए बात करते हैं इंडिया का ज्योग्राफिकल एक्सटेंट, उसका ओवरव्यू है, उसकी बात करेंगे। ये मैप आपने देखा होगा, हर जगह ये मैप आपको देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं आप? जैसे ये यहाँ से यहाँ तक है, ये इसका नॉर्थ, ये नॉर्थ टू साउथ है दोस्तों, ये नॉर्थ से साउथ लोकेशन है, ये ईस्ट से वेस्ट की लोकेशन है। ये क्या है आपका? ईस्ट है, और ये आपका वेस्ट है। गॉट इट? चलिए फिलहाल बात करेंगे लैंड एरिया एंड कोस्ट लाइन की। जो हमारी कोस्ट लाइन है, जो हमारी ये कोस्ट लाइन है, इधर से यहाँ से शुरू होती है ये कोस्ट लाइन, जहाँ जो तीनों तरफ से हमारा इंडिया समुद्र से घिरा हुआ है, यानी कि दो तरफ से समुद्र से। यहाँ पर है अरेबियन सी है, ठीक है, और यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल, ठीक है। और ये सारा पार्ट क्या है? इंडियन ओशन का पार्ट है, हिंद महासागर का पार्ट है दोस्तों। गॉट माय पॉइंट? चलिए, तो कह रहे हैं लैंड एरिया की बात करेंगे। इंडिया का जो स्पेन लाइफ है, आपने समझा होगा कि 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, 3.2 लाख स्क्वायर किलोमीटर है इंडिया का स्पेस। एक करीब अगर बात करें वर्ल्ड के टोटल एरिया का, इट इज कवर्ड 2.4%। कितना? इंडिया कवर्ड द वर्ल्ड टोटल एरिया इज 2.4%, विद ए कोस्ट लाइन ऑफ 6,100 किलोमीटर। ये कह रहे हैं कि जो कोस्ट लाइन है ये कितनी है? 6,100 किलोमीटर ऑन द मेनलैंड एंड 7,517 किलोमीटर इंक्लूडिंग द आइलैंड ग्रुप्स। अगर अंडमान और निकोबार के आइलैंड्स को इसमें इंक्लूड कर लिया जाए तो कोस्ट लाइन हो जाती है हमारी 7,517 किलोमीटर। जो हमारे अंडमान एंड निकोबार वाले जो आइलैंड्स हैं दोस्तों, यहाँ पर ये है हमारा अंडमान एंड निकोबार का आइलैंड, ये अंडमान है, ये नीचे जो है साउथ में निकोबार है, ठीक है। इसकी भी चर्चा बाद में करेंगे,
डिटेल में। इसका सबसे सदर्न पॉइंट है इंदिरा पॉइंट दोस्तों, जिसकी लोकेशन है, जिसका लैटिट्यूड है, अक्षांश है 6 डिग्री 8 मिनट नॉर्थ। याद रखना, यहां से हमारी इंडिया की एक्सटेंड शुरू होती है, ये साउथ से नॉर्थ में। ये कई बार लोकेशन पूछी जाती है, इसकी चर्चा बाद में करेंगे, फिलहाल यहां समझिए। तो जो आइलैंड ग्रुप को अगर हम ऐड कर दें तो इसकी जो कोस्ट लाइन हो जाती है 7517 किलोमीटर हो जाती है। इंग्लिश में गिवन है, अगर मैं सिर्फ रीडिंग करके निकलूं तो आप वो भी बता सकते हैं, मैं रीडिंग कर दूंगा आप अगर चाहेंगे तो। वैसे अगर समझना है, इजीली आपके माइंड में छपना है, तो आपको मुझे समझना पड़ेगा। तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जो मैंने अभी बताया, ये जो अरेबियन सी में हमारा यहाँ पर पढ़ते हैं लक्षद्वीप, यहाँ पर है लक्षद्वीप आइलैंड दोस्तों। अरेबियन सी में है लक्षद्वीप आइलैंड, जो कि एक एटॉल से बने, किससे? एटॉल से बने हुए हैं, एटॉल से, सॉरी, एटॉल से बने हुए हैं यहाँ पर लक्षद्वीप आइलैंड, एटॉल से बने हुए हैं दोस्तों। देखो डिटेल में नहीं घुसेंगे, क्योंकि ज्यादा डिटेल में जाएंगे अंडमान और लक्षद्वीप कैसे हैं, किससे बने, तो बहुत लंबा सेशन हो जाएगा। चलो थोड़ा सा समझा देता हूँ। मैं पहले बताऊंगा दोस्तों, ये लक्षद्वीप आइलैंड कैसे बने, इसको समझो, थोड़ा समझ लो, थोड़ा सा टाइम देखिए अगर आपके पास समय है। वैसे तो आप सब बिजी छात्र हैं, बिजी लोग हैं, लेकिन समझ लो। देखो अरब सागर में स्थिति है, और जो केरल का तट है, ये हमारा केरल तट है, आप समझेंगे यहाँ केरल के तट से, मैं केरल मान लेता हूँ इसको, केरल के तट से करीब ये 300 से, याद रखना ये पूछा गया है, ये यूपीएससी के एग्जाम्स, यूपीपीसीएस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, जो मैं बता रहा हूँ आपको कि कितना और कितने किलोमीटर है। तो 300 से 400 किलोमीटर दूर है ये केरल से। जो हमारा लक्षद्वीप द्वीप समूह है, लक्षद्वीप आइलैंड, करीब 300 से 400 किलोमीटर दूर स्थित है केरल के तट से, और भारत के पश्चिमी तट पर है, ये वेस्ट कोस्ट है। यू नो वेरी वेल अबाउट दैट, ये कैसा है? वेस्ट कोस्ट है दोस्तों। घटना पॉइंट थोड़ा मिटा देते हैं क्योंकि ज्यादा खिचपिच हो गया। तो वेस्ट कोस्ट से ये हो गया है, समझ गया आप? तो वेस्ट कोस्ट से ये कितना है? 300 से 400 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट बात करेंगे कि लक्षद्वीप कैसे बने। दोस्तों मैं बता देता हूं कि जो हमारे लक्षद्वीप आइलैंड है, ये जो अरेबियन सी में है लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप आइलैंड्स, इसके बनने के पीछे रीजन है कि जो प्रवाल द्वीप है, यू नो, कोरल आइलैंड से बने हुए हैं, प्रवाल द्वीप से बने हुए हैं। जैसे कि बनने की प्रक्रिया की बात करें इन कोरल आइलैंड की, अरब सागर के नीचे जो अरेबियन सी है, यहाँ पर कुछ वल्केनो थे, ज्वालामुखी पहाड़ थे, वल्केनिक माउंटेन थे दोस्तों। क्या थे? वल्केनिक माउंटेन, यानी अरब सागर के नीचे कुछ ज्वालामुखी पहाड़ थे, और ये पहाड़ दोस्तों समुद्र, अरबियन सागर यानी कि समुद्र की सतह पर, सरफेस पर आ गए। और सरफेस पर आने के बाद क्या हुआ? जो गर्म, उतला और साफ पानी था, उसमें प्रवाल यानी कि जो हमारे कोरल थे, वो कोरल जो पॉलिप थे, वो डेवलप हो गए। गर्म और उथले पानी और साफ पानी में प्रवाल डेवलप हो गए, और इन प्रवालों ने दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट से, क्या था? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टाने बना दी। समझ रहे आप? जो कोरल आइलैंड थे, कोरल आइलैंड से बना है ये हमारा लक्षद्वीप। अरब सागर के नीचे जो ज्वालामुखी पर्वत थे, वो सतह पर आने के, कहां पर? सतह पर आ गए, वो पहाड़ सतह पर आ गए। उनसे लक्षद्वीप समूह का, जो लक्षद्वीप द्वीप है, उनका क्या हुआ? बनने का फॉर्मेशन हो गया। गर्म, उथले और साफ पानी में प्रवाल विकसित हो गए। उसके बाद प्रवाल ने कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टाने बना दी, क्योंकि प्रवाल मरने के बाद क्या होता है? व्हाइट हो जाता है, जिससे वो कैल्शियम कार्बोनेट डेवलप करता है। ठीक है, और धीरे धीरे ये प्रवाल चट्टानी समुद्र की सतह के ऊपर आ गए। तो ये प्रवाल धीमे धीमे इकट्ठे होते गए, तो ऐसे 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 करके ये प्रवाल चट्टानी जो है, चट्टान के रूप में, रॉक के रूप में समुद्र की सतह के ऊपर आ गए। तो क्या हुए? इनसे लक्षद्वीप बन गया दोस्तों। ठीक है, प्रवाल दूसरे किससे बना? एटॉल टाइप से, यानी कि जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है इसका, प्रवाल द्वीप से। चारों ओर इसके लेगून होती है, उतला जल होता है, बहुत कम ऊंचाई मिलती है, ये आपको पता होगा। समझ गया? अब बात करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, इनकी बात कर लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, और ये म्यांमार और इंडोनेशिया की पार, यहाँ पर नीचे इधर इंडोनेशिया, इधर म्यांमार पड़ता है इंडिया के। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दोस्तों, ये द्वीप टेक्टोनिक, किससे? जो टेक्टोनिक और वल्कनिक क्रिया हुई, ज्वालामुखी क्रिया और टेक्टोनिक क्रिया से बना हुआ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जैसे कि बात करें इंडो ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर ये क्या है? इंडियन प्लेट है, उसके नीचे यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव के कारण ये क्या हुआ? एक टकराव हुआ, और समुद्र की जो नीचे, समुद्र में जो चट्टानें थी, वो ऊपर उठ गई दोस्तों। इससे क्या हुआ? जो चट्टानें समुद्र के नीचे थी, वो ऊपर उठी, तो फोल्ड माउंटेन बने। कैसे बने? वो फोल्ड माउंटेन बन गए दोस्तों। ठीक है, फोल्ड, एक मिनट, फोल्ड माउंटेन बने, फोल्ड माउंटेन बने। और फोल्ड माउंटेन बनने के बाद कई स्थानों पर बहुत सारे वल्केनिक इरप्शन हुए, ज्वालामुखी विस्फोट हुए, जिस ज्वालामुखी विस्फोट के कारण
ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जन्म हो गया दोस्तों। क्या हो गया? जन्म हो गया। वहीं आपने एक आप देखा होगा जो बैरन द्वीप है, यहाँ पर क्या है? एक बैरन द्वीप है, बैरन आइलैंड। बैरन द्वीप एकमात्र एक्टिव जलकेनो है। क्या है? एक्टिव वल्केनो है, यहाँ पर एक्टिव वल्केनो है बैरन द्वीप दोस्तों। वहीं एक और है नारकोंडम। नारकोंडम जो है, नारकोंडम एक निष्क्रिय डोरमेंट वल्केनो है। यहाँ पर जो बैरन द्वीप है वो क्या है? एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, और वहीं जो नारकोंडम द्वीप है यहाँ पर निष्क्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, मेरी बात आप समझ गए होंगे। अब बात करेंगे नेक्स्ट दोस्तों, क्या है दोस्तों? तो ये कहानी थी अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की दोस्तों। ठीक है, तो लक्षद्वीप आज भी बहुत नीचे ऊंचाई पर है, पूरी तरह प्रवाल से बने। और एक और चीज आप देखेंगे, यहाँ पर नदियां नहीं है, रिवर्स नहीं है। क्या है? यहाँ पर रिवर्स नहीं है। और जीवन जो है समुद्र पर, यानी कि जो हमारे ओशियंस हैं उन्हीं पर निर्भर है। क्या है? उन्हीं पर निर्भर है। गॉट माय पॉइंट? ये बात समझ गए होंगे। यहाँ पर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का टकराव हुआ, धीरे धीरे प्लेटें टकरा रही थी, जबरदस्त टक्कर हुई और मुड़ने लगी, टूटने लगी, ऊपर उठने लगी, तो फोल्ड माउंटेन बन गए। फोल्ड माउंटेन बनने के बाद हुआ क्या? ऊपर उठने लगी, फोल्ड माउंटेन बने, मैग्मा जमा, रास्ता ढूंढा और बाहर निकल पड़ा। कुछ जगह पर भयानक विस्फोट हुए। क्या हुए? भयानक विस्फोट हुए, ज्वालामुखी बने। तो इसी प्रकार समुद्र के नीचे पर्वत जो थे वो अब ऊपर आ गए और वो आइलैंड बन गए, द्वीप बन गए। मेरी बात आप सहमत हो तो मुझे बता देना। एक और चीज समझ लो, 2004 ने देखा होगा आपने, 2004 में यहाँ पर एक भूकंप आया जो सुनामी कहलाया। तो वो क्या था? वो इन्हीं इलाकों को क्या कहेंगे? अंडमान निकोबार, बे ऑफ बंगाल के नीचे जो वल्केनिक एरप्शन था, जो अर्थक्वेक आया, भूकंप आया, उसी की वजह से वो 2004 की सुनामी आई। ठीक है, और मैंने बताया जैसे कि बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय यानी कि एक्टिव ज्वालामुखी है दोस्तों। ठीक है, यही चीज है जो आपके लिए जरूरी है। तो लक्षद्वीप बने हमारे कोरल आइलैंड से, कोरल से, और अंडमान निकोबार बने हमारे टेक्टोनिक एक्टिविटीज प्लस वोल्केनिक इरप्शन से। इतनी बात आप समझ गए होंगे। आई होप सो यू गॉट माय पॉइंट। चलिए अब आते हैं ऊपर। ये बात समझ गए होंगे, बहुत कुछ लाल पीला हो गया है। अब सब मिटा देते हैं, एक बार सब मिटा देते हैं दोस्तों, क्योंकि जरूरी है आप मेरी बात यहाँ पे समझ गए होंगे। जरूरी क्या है? चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, अब आगे की चीजों पर चर्चा करेंगे। चलो ठीक है, एक मिनट। चलिए ठीक है, तो इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन एमंग इंडियन ओशियन लिटोरल कंट्रीज। इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन एमंग इंडियन ओशियन लिटोरल कंट्रीज एंड टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंड टू 12 नॉटिकल माइल्स, जो होता है 22.2 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट लाइन। जो टेरिटोरियल वाटर होता है उसका एक्सटेंड कहां तक है? 12 नॉटिकल माइल तक दोस्तों। जो हमारी टेरिटोरियल रीना है, टेरिटोरियल जो सीमा है, टेरिटोरियल वाली प्रादेशिक सीमा बोलते हैं, वो कहां तक है? 12 नॉटिकल माइल, 22.2 किलोमीटर है कोस्ट लाइन से दोस्तों। गॉट माय पॉइंट? ठीक है, वहीं ज्योग्राफिकल एक्सटेंट देखेंगे आप, ज्योग्राफिकल एक्सटेंट देखते हैं। चलो टेरिटोरियल वाटर समझ गए आप। अब आते हैं अपन जियोग्राफिकल एक्सटेंट क्या है, जो मैं ऊपर बता रहा था उसी की बात करने वाले हैं अपन। इनको मिटा देता हूं। देखिए थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है, तभी बात बनेगी। चलो जियोग्राफिकल एक्सटेंट की बात करेंगे। यहां पर क्या है? जियोग्राफिकल एक्सटेंट, एक मिनट, अब समझो जियोग्राफिकल एक्सटेंट। जियोग्राफिकल एक्सटेंट है दोस्तों, इसका जो लैटिट्यूडनल बात करेंगे, जो लैटिट्यूड है, आप समझिए लैटिट्यूड एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूड। पहले मैं थोड़ा सा आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड समझा देता हूँ, ये समझ लो। चलिए मैं समझाता हूँ लैटिट्यूड क्या है, ऐसे समझेंगे। थोड़ा सा ये गोला है आपका, ये हमारी पृथ्वी है, इस तरीके से सोचिए पूरी धरती एक गोल गेंद है इसकी तरह। ठीक है, अब अगर हमें बताना हो कि कोई जगह एग्जैक्टली कहाँ है, तो सिर्फ हम इस तरीके से अंदाजा नहीं लगाएंगे कि भाई वो नॉर्थ साउथ में है या वो फिर ईस्ट वेस्ट में है। इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये बोलना काफी नहीं होगा दोस्तों। इसलिए इंसान ने धरती पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची। कैसी? कुछ काल्पनिक रेखाएं, जिससे हर जगह का एग्जैक्ट, आपको अगर एग्जैक्ट लोकेशन पता करनी हो तो वहां से एग्जैक्ट एड्रेस मिल सकता है। जैसे यहीं से जन्म हुआ एग्जैक्ट एड्रेस से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का दोस्तों। जैसे मान लो आपका कोई पता होता है, या आपको मान लो कुछ डिलीवरी होती है, तो एग्जैक्ट आपके पास कैसे पहुंचती है? क्योंकि आपके पिन कोड हैं, आपकी चीजें हैं, वो एग्जैक्ट जगह पे पहुंचा देती है। तो वो कहीं ना कहीं लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड पर डिपेंड करता है।
अब मैं समझाता हूं आपको लैटिट्यूड होता क्या है। देखो, लैटिट्यूड दोस्तों वो इमेजिनरी लाइन है, वो एक काल्पनिक रेखाएं हैं जो भूमध्य रेखा के, ये मान लो हमारी 0 डिग्री है और ये हमारी इक्वेटर है, जिसे हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। तो ये हमारी एक भूमध्य रेखा है, क्या है, 0 डिग्री लैटिट्यूड है ये, 0 डिग्री लैटिट्यूड। इसके जो समानांतर होंगी, कैसे, इसके समानांतर जो होंगी, इसके इस लैटिट्यूड के समानांतर होंगी, वो कहलाएंगी क्या, लैटिट्यूड। पूर्व से पश्चिम दिशा में खींचे गए ये कहलाएंगे हमारे लैटिट्यूड। पूर्व से पश्चिम दिशा में ऐसे जो खींचे गए ये हमारे क्या कहलाएंगे, दिस इज लैटिट्यूड। ये हमारे लैटिट्यूड है दोस्तों। लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई रेखा है। लेकिन ये दूरी किसकी बताएंगी, ये दूरी बताएंगी, ये लेटी हुई रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची गई हैं, ये दूरियां जो बताएंगी दोस्तों, वो बताएंगी डिस्टेंस। अगर आपको पता लगना है तो ये दूरी बताती है नॉर्थ और साउथ की, यानी कि उत्तर और दक्षिण की। जैसे कि ये 0 डिग्री एटीट्यूड है, यहां से ऊपर जाते हैं आप 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, इधर आते हैं तो 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, यहां पर जाएंगे तो 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, जो कि हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा बताती है। यहाँ पर 23.5 डिग्री जो साउथ है वो क्या है, वो हमारा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जो हमारी मकर रेखा को शो करती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है दोस्तों। आई होप सो यू गॉट माय पॉइंट। तो ये हमारा क्या हो गया, लैटिट्यूड हो गया दोस्तों। क्या हो गया, लैटिट्यूड। ठीक है, तो धरती के बीच में एक सीधी रेखा है जो खींची गई है, इसे हम कहते हैं इक्वेटर, यानी कि 0 लैटिट्यूड, यानी कि भूमध्य रेखा। फिर इस रेखा से ऊपर और नीचे जाएंगे, यानी इधर और इधर जाएंगे दोस्तों, बराबर दूरी पर जो रेखाएं खींची गई हैं, जैसे जैसे हम देखते हैं उन्हें कहेंगे हम लैटिट्यूड। ठीक है, 5 डिग्री 9 डिग्री ये हमारा पोल है 90 डिग्री के आसपास। ठीक है, और ये इधर 90 डिग्री साउथ। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चीज आपके पास जल्दी पहुंचने वाली है। चलिए, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं आपको पता होगा पोल की तरफ ठंड बढ़ती है, इधर भी आएंगे तो यहाँ अंटार्कटिका पड़ता है, यहाँ भी ठंड बढ़ती है, दिन रात की अवधि बदलती है। याद रखना, डे एंड नाइट की भी अवधि बदलती है लैटिट्यूड के कारण, तो दिन रात की अवधि भी बदलती है। ठीक है, लैटिट्यूड की सीमाएं आप पता कर चुके हैं। और हाँ, एक और चीज, कुल अक्षांशों की बात करें, कुल लैटिट्यूड होते हैं 180 डिग्री अक्षांश, कुल 180 डिग्री लैटिट्यूड लाइंस होती है दोस्तों। 180 डिग्री कितनी होती है, 180 डिग्री पर, तो कितनी लाइन हो गई, 180 लैटिट्यूड लाइन है, 180 अक्षांश रेखाएं हैं। क्या है, अक्षांश रेखाएं। अब मैं यहाँ पर लैटिट्यूड का इंपोर्टेंस बताता हूँ, महत्व क्या है इसका, इंपोर्टेंस क्या है, समझो। देखिए, ये हमारी जो क्लाइमेट है, जो हमारा वेदर है, इसको तय करता है, जलवायु तय करता है ये हमारा लैटिट्यूड दोस्तों। जो हमारी जलवायु है, क्लाइमेट है, उसको तय करता है। हमारे टेम्परेचर, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ गर्मी है, यहाँ ऊपर जाएंगे तो ठंडी हो जाएगी, तो हमारे टेम्परेचर को डिफाइन करता है, यानी तापमान का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर भी करता है। ऋतु, हमारी जो ऋतु है, हमारी जो हमारे मौसम है, सीजन्स, इनकी भी जानकारी देता है। इसका महत्व है दोस्तों। वनस्पति कैसी होगी, यहाँ पर इक्वेटर पर कैसी होगी, और यहाँ देखेंगे आप पोल के आसपास कैसी होगी। तो ये वनस्पति और हमारी जो लाइफ शैली है, यानी कि हमारी जो वेजिटेशन वगैरह है और हमारी लाइफ स्टाइल है, ये भी इम्पैक्ट डालती है। ध्रुवों के पास आपको पता होगा ठंडी जलवायु वगैरह होती है दोस्तों। सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ध्रुवों के पास यहाँ ठंडी जलवायु होती है, और 0 पर क्या है, यहाँ सन की डायरेक्ट स्लैंट लाइन पड़ती है, जिससे बहुत ज्यादा इक्वेटर के पास गर्मी होती है। तो ये आप समझ गए, ये मैंने बताया लैटिट्यूड दोस्तों। आई होप सो आप पूरी कहानी लैटिट्यूड की समझ गए होंगे। और भी बता देता हूँ कि भाई लैटिट्यूड का इंपैक्ट क्या है। क्लाइमेट के लिए बहुत जरूरी है, टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर में बदलाव, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर देखेंगे। और उसके बाद ऋतुएं, सीजनल चेंजेस होते हैं अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड। एंड वनस्पति, हमारी वेजिटेशन कैसी होगी, हमारा लाइफ स्टाइल कैसा होगा, जीवन कैसा होगा वहां पर वनस्पति का, ये सारे इंपैक्ट करते हैं। सारी चीजें फैक्टर इंपोर्टेंट है हमारे इस लैटिट्यूड के कारण। आई होप सो यू गॉट माई पॉइंट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आप कि भाई लैटिट्यूड का और क्या इंपैक्ट हो सकता है। ठीक है, ऐसे समझो दोस्तों कि जो हमारा लैटिट्यूड है वो पृथ्वी पर जलवायु, कृषि, जीवन शैली और मानव गतिविधियों का मुख्य निर्धारक है। समझ रहे आप? तो जो लैटिट्यूड है पृथ्वी पर जलवायु, कृषि, जीवन शैली और मानव गतिविधियों का मुख्य निर्धारक है। थोड़ा डिटेल कहता हूं जल्दी जल्दी। देखो लैटिट्यूड का सबसे इंपोर्टेंट है फैक्टर, जैसे मैंने बताया, ये सारे पहले मैं मिटा देता हूं, लॉन्गिट्यूड के लिए दोबारा बना देंगे। ठीक है,
मेरी बात अगर आप तक पहुंच रही है तो आप प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, सारा मिटा देते हैं। अब आते हैं अपन कि भाई लैटिट्यूड का इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए कई जगह पर इक्वेटर से कितनी दूरी है ये मैटर करता है। लैटिट्यूड से दोस्तों, जो लैटिट्यूड है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या है लैटिट्यूड? देखिए टेम्परेचर और क्लाइमेट, जैसे मैंने बताया टेम्परेचर और क्लाइमेट का निर्धारण करता है हमारा लैटिट्यूड। जैसे इक्वेटर के पास ज्यादा गर्मी है, वहीं अगर पोल्स के पास जाएंगे तो वहां ज्यादा ठंड है दोस्तों। जैसे देखेंगे कि जो इंडिया है हमारा वो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में है दोस्तों। कौन सा? ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में है तो ज्यादा गर्मी पड़ती है। वहीं यूरोप जो है वहां हायर लैटिट्यूड में है तो वहां ठंडा क्लाइमेट है दोस्तों। कहां पर? यूरोप में। यूरोप में कैसा? ठंडा क्लाइमेट है। कैसा? ठंडा क्लाइमेट है। इसलिए हमारे घर, कपड़े और लाइफ स्टाइल सब अलग होता है, ठीक है। कपड़े और रहने के तरीके पर भी असर पड़ता है, जैसे राजस्थान में देखेंगे तो हल्के कपड़े चाहिए, फ्लैट रूफ चाहिए। हिमाचल में देखेंगे तो वहां वूलन के कपड़े चाहिए, समझ रहे हैं आप। स्लोपिंग रूफ चाहिए। कृषि पर इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि लैटिट्यूड से कृषि पर, एग्रीकल्चर पर इम्पैक्ट पड़ता है दोस्तों। कैसे पड़ेगा? देखेंगे कि दिन की लंबी अवधि होती है, कहीं धूप की मात्रा निर्धारित होती है उससे, क्योंकि अगर दिन की लंबी अवधि है, छोटी अवधि है, इससे हमारी जो सनलाइट है उसकी मात्रा निर्धारित होगी। जैसे देखेंगे ट्रॉपिकल रीजन्स में, आप देखेंगे जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं वहां पर आप देखेंगे तो राइस, शुगर केन, ये एग्रीकल्चर में ज्यादा उगाया जाएगा। वहीं जहां पर टेम्परेट रीजन है, जहां पर ठंडे रीजन है, वहां पर देखेंगे व्हीट है, उसके साथ बार्ले है, जो है, ये सब चीजें ज्यादा वहां पर उगाई जाएंगी, जिससे खाना डिसाइड होगा, ये चीजें डिसाइड होंगी। दिन और रात की लंबाई से क्या होगा लैटिट्यूड पर? कहीं दिन लंबा होता है, कहीं रातें लंबी होती है। जैसे आप देखेंगे दोस्तों इक्वेटर पर दिन रात, लैटिट्यूड की बात से, दिन और रात यानी कि डे और नाइट वहां इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। वहीं आर्कटिक सर्कल जो ऊपर की तरफ है, नॉर्थ में 90 डिग्री के पोल पर है, आर्कटिक में देखेंगे तो वहां कई नॉर्वे वगैरह के आसपास 6 महीने का डे होता है और 6 मंथ की वहां पर नाइट होती है दोस्तों। समझ रहे आप? नेचुरल वेजिटेशन का इंपैक्ट पड़ता है, वाइल्ड लाइफ का इंपैक्ट पड़ता है। नेचुरल वेजिटेशन वगैरह का मैंने जैसे बताया, देखेंगे आप नेचुरल वेजिटेशन में इक्वेटरल रीजन में देखेंगे आप, इक्वेटर के आसपास वहां पर दोस्तों डेंस रेन फॉरेस्ट है, डेंस रेन फॉरेस्ट, जैसे अमेजोन, अमेजोन रेन फॉरेस्ट, यू नो वेरी वेल। वहीं पोलर रीजन में देखेंगे तो पोलर रीजन में क्या होगा, वहां पर टुंड्रा, टुंड्रा टाइप की वेजिटेशन है दोस्तों। क्या है? टुंड्रा टाइप की वेजिटेशन है दोस्तों। समझ रहे आप? ट्रेवल एंड हेल्थ पर बहुत सारे इंपैक्ट पड़ते हैं, खाली इतना समझिए, इतना जरूरी है जो एग्जाम्स में आता है, ठीक है। ये मेरी बात समझ गए होंगे। अब मैं यहाँ थोड़ा सा आपको लॉन्गिट्यूड समझा देता हूँ। लैटिट्यूड समझ गया आप, अब मैं समझाता हूँ आपको लॉन्गिट्यूड दोस्तों। क्या है लॉन्गिट्यूड? जो लॉन्गिट्यूड है दोस्तों, ठीक है, ये इस तरीके से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट हो गया, ये हमारा क्या है लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड है दोस्तों, इसको कहेंगे जीरो प्राइम मेरिडियन, ठीक है, जीरो प्राइम मेरिडियन कहलाएगी। अब समझिए जो लॉन्गिट्यूड है वो भी एक इमेजिनरी लाइन है, जो नॉर्थ से साउथ तक, उत्तर से दक्षिणी ध्रुव तक होती है, ये पोल तक होती है दोस्तों, जो उत्तर दक्षिण से क्या, उत्तर दक्षिण दिशा में खींची जाती है, ऐसे खींची जाती है, ऐसे इस तरीके से, इस तरीके से होती हैं। ये क्या आएंगी हमारी? ये हमारी लॉन्गिट्यूड दोस्तों, हमारे देशांतर रेखाएं कहलाएंगी, ये हमारी देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड कहलाएंगे, हमारी लॉन्गिट्यूड, ये हमारी इमेजिनरी लाइन से लॉन्गिट्यूड। लेकिन ये दूरी बताएंगी दोस्तों, कहां से दूरी बताएंगी? ये ईस्ट या वेस्ट की, पूरब से पश्चिम की। भाई यहां से यहां कितनी दूरी है, यहां से यहां कितनी दूरी है। ये जो हमारी इमेजिनरी लाइन है, लॉन्गिट्यूड वाली लाइन है, देशांतर रेखाएं, ये हमारी दूरी बताएंगी ईस्ट या वेस्ट की दोस्तों। मान लो दोस्तों धरती घूमती है और घूमती धरती पर समय अलग अलग है, यानी कि टाइम वहां पर अलग अलग है, क्योंकि जो पृथ्वी है वो वेस्ट से ईस्ट में घूमती है, ऐसे करके घूमती है। मान लो इस तरीके से पश्चिम से पूर्व घूमती है, वेस्ट से ईस्ट घूम रही है, ठीक है। इसलिए दुनिया ने एक शुरुआती रेखा चुनी, यानी लोगों ने प्राइम मेरिडियन, इसे बोलते हैं प्राइम मेरिडियन की प्रधान, प्राइम मेरिडियन यानी कि प्रधान मध्याह्न रेखा दोस्तों, इसे बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, प्रधान मध्याह्न रेखा, जो ग्रीनविच लंदन से गुजरती है। कहां से गुजरती है? ये ग्रीनविच, ग्रीनविच लंदन में पड़ता है, लंदन, ग्रीनविच लंदन से गुजरती है दोस्तों। यहीं से पूर्व की दूरी यानी कि ये वाली दूरी ईस्ट की और पश्चिम की दूरियां नापी जाती है। समझ रहे आप? लॉन्गिट्यूड की सीमा देखेंगे तो 0 डिग्री हो गया, क्या ये हो गया आपका प्राइम मेरिडियन। वहीं देखेंगे 180 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री ईस्ट, और ये हो गया 180 डिग्री वेस्ट, 180 डिग्री
वेस्ट यानी कि पश्चिम। कुल बात करें टोटल तो 360 देशांतर रेखा होती है, कुल 360 देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूडनल लाइन होती है 360 दोस्तों। अब लॉन्गिट्यूड का महत्व समझो, जैसे मैंने बताया कि इसका इंपोर्टेंस क्या है। लॉन्गिट्यूड का इंपोर्टेंस है टाइम यानी कि समय का निर्धारण करना, जैसे बता रहे थे समय का निर्धारण करना, टाइम जोन्स का बताना, और समझिए सूर्योदय यानी कि सन का राइज होना और सन का राइज होना और सन का सेट होना यानी कि सन का उगना और सन का छिपना दोस्तों। वहीं एक और बात करें, भारत का समय जो है 82.30 डिग्री 30 मिनट, 82.30 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न यानी कि पूर्व देशांतर रेखा यानी लॉन्गिट्यूडनल लाइन है दोस्तों। 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से तय होता है दोस्तों। ठीक है, लॉन्गिट्यूड जो है वो क्या है, ये एक टाइम लाइन है दोस्तों। वहीं लैटिट्यूड क्या थे, वो एक क्लाइमेट की लाइन थी दोस्तों। गॉट इट, मेरी बात समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे अब लॉन्गिट्यूड का, और समझते हैं कि लॉन्गिट्यूड का क्या इंपैक्ट हो सकता है, क्या इंपोर्टेंस है। लॉन्गिट्यूड का और इंपोर्टेंस समझिए। देखो लॉन्गिट्यूड को दोस्तों है क्या, टाइम से जोड़कर पढ़ा जाता है, लेकिन असल में इसका जो हमारी डेली लाइफ में टेक्नोलॉजी से लेकर इकोनॉमी है, हमारी गवर्नेंस है, सारा कुछ बहुत कुछ है जो इससे गहरा रोल रखता है। टाइम का निर्धारण करता है, इसमें होता है सुबह कब होगी शाम कब होगी। इंडिया का मैंने होता है कि 82.5 डिग्री देशांतर है, ये 82.30 डिग्री ईस्टर्न, ये जहां पर है इंडिया का लाइन है दोस्तों। ठीक है, अगर लॉन्गिट्यूड ना होता तो दुनिया में टाइम सिस्टम पॉसिबल नहीं होता, ये बात सही है। जैसे देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, पहले क्वेश्चन आते थे कि 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड इक्वल टू होता है 1 आवर्स के बराबर दोस्तों। इसी बारे में, इसी को बेस मानते हुए 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री में कितना हो गया, 24 आवर दोस्तों, 24 आवर होते हैं। 24 टाइम जोन है इंडिया के अंदर, 24 आवर्स में इतने टाइम जोन है। जैसे यूएसए में देखेंगे तो मल्टीपल टाइम जोन है। इंडिया का एक ही लॉन्गिट्यूड चूज किया गया 82.5 डिग्री। इसके पीछे रीजन है यूनिटी और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी एकता और हमारा जो प्रशासनिक सौदा है दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेशन एंड यूनिटी दोस्तों। गॉट इट। इंटरनेशनल डेट लाइन की बात कर रहे हैं, आपने पता होगा, जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड के आसपास है। तो ये सारी चीजें। अब बात करते हैं 82.5 डिग्री जो हमारा भारतीय मानक है उसके बारे में। क्या है ये, ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, ये हमारी आईएसटी, इंडियन आईएसटी है दोस्तों, इसे कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आईएसटी। ठीक है, और ये कहां से गुजरता है मैं बता दूं, ये उत्तर प्रदेश, समझना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आएगा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा है ये, और ये आंध्र प्रदेश। ये 5 स्टेट से गुजरता है, 5 राज्यों से गुजरता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहीं से कौन सा, बे ऑफ बंगाल से भी, समुद्र यहाँ पर बे ऑफ बंगाल से भी ये चला जाता है। इसकी ट्रिक ऐसे करके याद कर लो, इसको कहते हैं UMCOA, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, आप समझिए कि ये मिर्जापुर से ही क्यों जाता है दोस्तों, 5 राज्यों से गुजरता है, मिर्जापुर से क्यों जाता है, इसके पीछे रीजन है। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से इसलिए जाता है कि इंडिया का, आपने देखा होगा, ईस्ट से वेस्ट, जो ईस्ट से वेस्ट है, ईस्ट से वेस्ट में बहुत बड़ा है, ये ज्यादा बड़ा है इंडिया, ईस्ट से वेस्ट में, ईस्ट से वेस्ट में, यहां से लेकर, ये देख रहे हैं मैप है, यहां से देखेंगे आप ये वाला मैप, यहां से यहां तक कितना लंबा है इंडिया। तो ईस्ट से वेस्ट में इसकी लंबाई ज्यादा है, बड़ा होने के कारण सभी जगह अलग अलग टाइम रखना मुश्किल होता, इसलिए बीच के पास, यानी सबसे ज्यादा जो बीच में बड़ा लॉन्गिट्यूड वही चुन लिया गया, तो वो पड़ा मिर्जापुर, 82.5 डिग्री ईस्टर्न, इसलिए जो है मिर्जापुर चुना। ठीक है, वहीं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पास से होकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश यहाँ से गुजरता है, ये मैंने बता दिया, मल्टीपल टाइम बता दिया दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन आ रहे तो मिस नहीं होना चाहिए। आई होप सो आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बिल्कुल क्लियर कट समझ गए होंगे। बहुत सिंपल वे मैंने समझा है, इससे बाहर नहीं समझा जा सकता, इससे बेहतर क्या ही समझाएगा कोई। ठीक है, एक एक चीज को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, इससे ज्यादा क्या ही होगा। अब आ जाइए अपने, एक मिनट, अब आ जाओ भाई अपने, मिटा दो उनको। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, समझ गए। अब ये जो समझने वाली चीज है, ये आपका नॉर्थ में, ये क्या है बताइए, लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड, ये लैटिट्यूड। इंदिरा कॉल 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में है इस लैटिट्यूड पर। कन्याकुमारी जो हमारी मेन लैंड है, ये मेन लैंड में पड़ता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में। वहीं ये हमारा जो आइलैंड में पड़ता है इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 8 मिनट नॉर्थ में, ये हमारा क्या है, ये हमारे लॉन्गिट्यूड है, ये हमारे देशांतर। किबितु ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ये जगह ये है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न,
और यह है ग्वार मोती। ये ग्वार मोती कहां पर है? ये ग्वार मोती है गुजरात में दोस्तों। और ये कहां पर है? गुजरात में। ये भी है 68 डिग्री 7 मिनट। ये भी कहां पड़ता है? ईस्टर्न में, पूरब में दोस्तों। ये हमारे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है दोस्तों। ये हमारा इंडिया का मैप है, आप समझ गए होंगे। ये हमारी क्या है? ये लाइन है दोस्तों, 0 डिग्री इक्वेटर जा रही है। तो ये कह रहे हैं कि भाई कन्याकुमारी जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है हमारे इंडिया का, 6 डिग्री यहां से 8 मिनट नॉर्थ कन्याकुमारी से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, जो कि कहां पर है? लद्दाख में पड़ता है। ये वाला कहां पर? इंदिरा कॉइल लेह लद्दाख में पड़ता है। तो हमारा जो लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंट है, सीमा है, 6 डिग्री 8 मिनट नॉर्थ कन्याकुमारी से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लद्दाख में है, जो अप्रोक्सीमेटली 3200 किलोमीटर की डिस्टेंस कंप्लीट करता है दोस्तों। वहीं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें, जो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न, जो मैंने अभी बताया था, ये ग्वारमोती, यहां से लेकर गुजरात से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न तक, जो कि एक अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है कि बिंदु, वहां तक जाता है दोस्तों। ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल सीमा है हमारे इंडिया की, और ये कवर करता है करीब 2900 किलोमीटर। कितना? 2900 किलोमीटर है ये वाली डिस्टेंस, यहां से यहां तक कितनी है? 2900 किलोमीटर। ये 2900 किलोमीटर है। ये यूपीएससी 2015 में क्वेश्चन आया कि भाई हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, तो इतना है दोस्तों, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न दोस्तों। पूछा जाए तो हमारा इंडिया टोटली नॉर्थ ईस्टर्न यानी कि उत्तर पूर्वी भाग में पड़ता है, क्योंकि ये उत्तर में है सारा, इधर नॉर्थ में, ऐसे करके अगर एक्सटेंड लें तो ये हो गया ये वाला नॉर्थ और ये ईस्टर्न, तो इसी वाले इलाके में हमारा इंडिया पड़ता है। समझ रहे आप? तो नॉर्थ ईस्टर्न में टोटली तरीके से इंडिया पड़ता है। समझ गए? ये हो गया हमारा जियोग्राफिकल एक्सटेंट। समझ गए आप? नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट बात आते हैं हमारे कुछ इंपोर्टेंट की जियोग्राफिकल पॉइंट्स पे दोस्तों। पूछ रहे हैं यहाँ पर कि भाई आपका सदर्न यानी कि सबसे सदर्न मोस्ट, सबसे दक्षिणी मेनलैंड यानी मुख्य भूमि का, मैंने बताया कि भाई मुख्य भूमि ये है हमारी, ये हमारे आइलैंड्स ग्रुप में जो मुख्य भूमि का पार्ट नहीं है। तो हमारा सदर्न मोस्ट मेनलैंड पॉइंट है कन्याकुमारी, दैट इज कन्याकुमारी। कन्याकुमारी से लेकर हम लेह लद्दाख तक है। वहीं नदर्न मोस्ट पॉइंट है हमारा इंदिरा कॉल, जो काराकोरम रेंज में है, दैट इज इंदिरा कॉल। इट इज सिचुएटेड इन काराकोरम रेंज। ये पूछा जा सकता है कई बार। इट इज सिचुएटेड इन काराकोरम रेंज दोस्तों। इंदिरा कॉल इज सिचुएटेड इन काराकोरम रेंज। तो हमारा जो पॉइंट है दोस्तों, मेनलैंड पॉइंट है कन्याकुमारी से लेकर इंदिरा कॉल काराकोरम रेंज तक है दोस्तों। ठीक है? वहीं सदर्न मोस्ट पॉइंट जो इंडियन यूनियन का है, दैट इज इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इट इज सबमर्ज्ड ड्यूरिंग द 2004 सुनामी, लाइज इन द ग्रेट निकोबार आइलैंड एंड इट इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडोनेशिया बाय द 6 डिग्री चैनल। समझ गए? ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है जो हमारे इंडियन यूनियन का दोस्तों, ये 2004 की सुनामी में सबमर्ज हो गया यानी कि डूब गया था। और ये कहां पड़ता है? ग्रेट निकोबार में। इट इज सिचुएटेड इन ग्रेट निकोबार आइलैंड। और दोस्तों ये जो इंदिरा पॉइंट है, ये 6 डिग्री चैनल के द्वारा, 6 डिग्री जो हमारा नॉर्थ है उसके द्वारा, जो नदन है उसके द्वारा, किससे? इंडोनेशिया से। किससे? इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया जो आइलैंड है नीचे, जो कंट्री है, उससे अलग होता है। इट इज सेपरेट होता है इंडोनेशिया से 6 डिग्री नॉर्थ के द्वारा। समझ रहे आप? इंदिरा पॉइंट या ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में क्या पड़ता है? ये पड़ता है 6 डिग्री चैनल दोस्तों। आई होप सो मेरी बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है? कुछ और इंपोर्टेंट देखते हैं। चलिए, इंडिया जो ऑफिशियली कोस्ट लाइन लेंथ हैज राइजन बाई 48%। अभी ये करंट में चल भी रहा था मामला कि भाई ऑफिशियली इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो बढ़ गई है। अब क्यों बढ़ी है इसके पीछे भी रीजन मैं बताऊंगा, पहले समझ लो कितनी बढ़ी है। तो 48% टू 50% के आसपास ये बढ़ चुकी है इंडिया की जो कोस्ट लाइन है दोस्तों। करीब पहले 7516.6 किलोमीटर से 11098.81 किलोमीटर हो गया। ठीक है? ड्यू टू इम्प्रूव्ड मैपिंग, मैपिंग का इंप्रूव होना, साइंटिफिक मेजर से होना, ड्यू टू इम्प्रूव द मैकिंग। सम अदर रीजन भी है, जैसे एक्यूरेट जियोग्राफिकल डेटा है, बेटर कोस्टल प्लानिंग है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, मैरीटाइम बाउंड्री बहुत प्रिसाइज तरीके से हुई है। तो दीज आर द मोर थिंग्स। देखिए, गुजरात नाउ हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। तो गुजरात की कितनी है? लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है विच हैज 2340.62 किलोमीटर। गुजरात की कोस्ट लाइन है 2340 किलोमीटर। नियरली इट इज डबल बिकॉज ऑफ रन ऑफ कच्छ क्रीक्स। And Tamil Nadu have the 1068 kilometer, has the second longest coastline. West Bengal saw the highest growth, that is 157 kilometer to 720 किलोमीटर after detailed mapping of the सुंदरबन। आप मेरी बात समझ गए होंगे।
सबसे ज्यादा जो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है वो किसकी है? गुजरात की दोस्तों। उसके बाद तमिलनाडु की। गुजरात की है 2340 और तमिलनाडु के 1068 किलोमीटर दोस्तों। वही बात करेंगे, हाईएस्ट सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है वो वेस्ट बंगाल में हुई है। कितनी? वेस्ट बंगाल में 157 किलोमीटर थी, जो आज 721 किलोमीटर हो गई दोस्तों। अब मैं बात करूं बड़ी क्यों है, इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। इंडिया कोस्ट लाइन लेंथ इट वॉज रिवाइज फ्रॉम अबाउट 7,516 किलोमीटर टू अप्रोक्सीमेट 11,098 kilometer, which are risen to 48 to 50% risen, not because the land expanded, not because of the land expansion या expanded, but due to the use of advanced mapping technology, high resolution data, and inclusion of detailed coastal feature and offshore islands. These are the reason behind the increase या rise in the coastline. तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से इंडिया की कोस्ट लाइन बढ़ गई। याद रखना इसको। सबसे ज्यादा किसकी है? गुजरात की 2340, उसके बाद नंबर 2 पर तमिलनाडु 1068, और उसके बाद सबसे ज्यादा जो बड़ी हाईएस्ट ग्रोथ देखने को मिली है वो दिखिए वेस्ट बंगाल में। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, आ सकते हैं, मिस करने जैसी गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाइयों। समझ रहे आप? एक एक चीज को डिटेल करके बताया जाएगा यहाँ पर। कोस्ट लाइन बहुत सारी है, इसको न्यू काउंट हुआ, ऑफशोर आइलैंड, आइलैंड्स वगैरह सबको इसमें इंक्लूड किया गया है। समझ रहे आप? समझ गए होंगे। चलिए अब बात करेंगे हमारे नेबरिंग कंट्रीज की। क्या है नेबरिंग कंट्री, जिस पर चर्चा करते हैं। समझो नेबरिंग कंट्रीज दोस्तों क्या है। हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, क्या है नेबरिंग कंट्रीज? ठीक है, तो नेबरिंग कंट्रीज की बात करेंगे दोस्तों। अब आते हैं नेबरिंग कंट्रीज पे अपने। क्या है नेबरिंग कंट्रीज समझो। चलो देखिए, जो लैंड नेबर है उनकी बात करेंगे। जो लैंड मतलब हमारी जो भूमि से लगे हुए हैं उन नेबर की बात करें, लैंड नेबर्स की बात करेंगे। इंडिया शेयर्स लैंड बॉर्डर विद द पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान थ्रू द वाखन कॉरिडोर। ये इंपोर्टेंट है वाखन कॉरिडोर, इस पर चर्चा करेंगे। थ्रू द वाखन कॉरिडोर इन द नॉर्थ वेस्ट चाइना, इन नॉर्थ वेस्ट में चाइना, नेपाल एंड भूटान इन नॉर्थ, एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। समझ गए आप बात? लैंड नेबर है हमारे, अगर हम बात करें नॉर्थ वेस्ट में है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान वाखन कॉरिडोर के थ्रू हमसे अटैच है, यानी इंडिया से बॉर्डर्स लगता है। वहीं नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे हम, ऐसे करके याद करो, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये साउथ। तो नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे इधर, नॉर्थ वेस्ट में हमारे क्या है? चाइना है, नेपाल है और भूटान है। ठीक है, सॉरी, ये नॉर्थ वेस्ट में ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये नॉर्थ वेस्ट में चाइना, नेपाल और भूटान। ये कहां पर है? चाइना, नेपाल और भूटान है हमारे नॉर्थ में। और ईस्ट में आएंगे हमारे म्यांमार और बांग्लादेश, जो हमारे मुख्य पड़ोसी हैं। ये सारे कंट्रीज, समझ गए आप? ये सारे कंट्रीज हमारे मुख्य पड़ोसियों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो हमारे हो गए सारी चीजें। अब नेक्स्ट बात करते हैं। इंडिया शेयर इट्स लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विद बांग्लादेश। तो इंडिया का सबसे ज्यादा सबसे बड़ा बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ। कितना? 4096.7। नंबर 1 पर है बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर। उसके बाद नंबर 2 पर है चाइना 3488 किलोमीटर। नंबर 3 पर पाकिस्तान है 3323 किलोमीटर का बॉर्डर। ठीक है, तो नंबर 1 चाइना, नंबर 2 नंबर 1 बांग्लादेश, नंबर 2 चाइना, नंबर 3 पाकिस्तान के साथ इंडिया का बॉर्डर लगता है। इनकी लेंथ भी याद रखना। बांग्लादेश के साथ है 4096.7 किलोमीटर। चाइना के साथ है 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ है 3323 किलोमीटर। ये इंडिया के बॉर्डर है दोस्तों। ठीक है, और भी बता देता हूं मैं, इंडिया के बॉर्डर और भी लगते हैं, उनके साथ भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। उनकी लेंथ बता देता हूं, जैसे अफगानिस्तान के साथ कितना है, नेपाल के साथ 1600 के आसपास है, म्यांमार के साथ कितना है, सब बताता हूं। अब समझो और नेबरिंग कंट्री दोस्तों। पहले समझ गया बांग्लादेश में, ऐसे करके याद करो। नंबर 1 बांग्लादेश, क्या है? बांग्लादेश है दोस्तों। ये बी नहीं लिखा जा रहा, बी भी लिखने में हमें दिक्कत हो रही है। चलो, नंबर 1 है बांग्लादेश, उसके बाद है चाइना दोस्तों। चाइना के बाद मैंने बताया पाकिस्तान नंबर 3 पर हो गया। उसके बाद नेपाल है नंबर 4 पर। नंबर 5 पर है म्यांमार, और नंबर 6 पे है भूटान। नंबर 7 पे है अफगानिस्तान, जो किससे है? वाखन कॉरिडोर से मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है, वायदा वाखन कॉरिडोर। अब जैसे मैंने बताया कि भाई जो बांग्लादेश है उसकी जो बॉर्डर लेंथ है वो कितनी है? 4096.7 किलोमीटर। इट इज द लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर ऑफ इंडिया दोस्तों। दूसरे नंबर पर चाइना, जो बताया 3488 है। नंबर 3 पर पाकिस्तान है, जैसा कि बताया 3323 है। अब नंबर 4 पे है नेपाल,
जो 1751 यानी कि 1751 किलोमीटर जुड़ा हुआ है इंडिया के साथ। उसके बाद म्यांमार की बात करेंगे। म्यांमार का बॉर्डर है दोस्तों 1643 किलोमीटर। उसके बाद बांग्लादेश की बात करेंगे। बांग्लादेश हमारे साथ 699 किलोमीटर का बॉर्डर बनाता है। वहीं अफगानिस्तान की बात करेंगे जो सबसे कम है वह 106 किलोमीटर का बॉर्डर इंडिया के साथ बनता है दोस्तों इसका। ठीक है, ये हमारे बॉर्डर है दोस्तों। वहीं बांग्लादेश के साथ समझो इट इज द लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर ऑफ इंडिया, और इसके साथ जो कवर होता है हमारा जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है वो वेस्ट बंगाल लगाता है, याद रखना। और वेस्ट बंगाल के साथ असम हमारा बॉर्डर लगाता है इसके साथ। उसके बाद मेघालय जो नॉर्थ ईस्ट में है, मेघालय का बॉर्डर लगता है दोस्तों बांग्लादेश के साथ। त्रिपुरा तीनों ओर से, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि तीनों ओर से कौन सा स्टेट बांग्लादेश से घिरा हुआ है, दिस इज त्रिपुरा। और मिजोरम का भी बॉर्डर लगता है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, 5 स्टेट हो गए, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, जो कि बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे चाइना की दोस्तों। किसकी? चाइना की बात करेंगे जो चाइना पे है। मेरी बात समझ गए? चाइना के साथ क्या बॉर्डर लगता है इसकी बात कर लेते हैं। देखो, चाइना के साथ हमारी जो लंबाई है 3488 किलोमीटर है दोस्तों, ये हमारी बॉर्डर की लेंथ है दोस्तों। इंक्लूड अगर हम बात करें जो एलएसी का जो डिस्प्यूट है दोस्तों, एलएसी के डिस्प्यूट एरिया को लगाकर ये जो चाइना है ये हमारा जम्मू कश्मीर के साथ, जम्मू कश्मीर के बाद हमारा हिमाचल प्रदेश, यानी कि जम्मू कश्मीर से मतलब लेह लद्दाख से, मेरा लेह लद्दाख के साथ, उसके बाद हिमाचल प्रदेश के साथ, उसके बाद उत्तराखंड के साथ, यूके यानी उत्तराखंड के साथ, सिक्किम की तरफ ये चाइना का बॉर्डर है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में हमारे साथ बॉर्डर शेयर करता है। सेक्टर हमारे जो हैं ये हमारे लेह लद्दाख के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं इस चाइना का दोस्तों। ठीक है, वहीं पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान हमारा जो है रेड क्लिफ लाइन को इंक्लूड करते हुए और एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल वाले एरिया को कंट्रोल करते हुए दोस्तों, उसको लाइन ऑफ कंट्रोल वाले एरिया को इंक्लूड करते हुए हमारे बॉर्डर है। पंजाब के साथ बॉर्डर है, पंजाब के बाद राजस्थान के साथ बॉर्डर है पाकिस्तान का, गुजरात के साथ बॉर्डर है, जम्मू एंड कश्मीर के साथ बॉर्डर है, लद्दाख के साथ बॉर्डर बनाता है। हमारे बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगते हैं दोस्तों। वहीं नेपाल के साथ बात करें जिसकी बॉर्डर लेंथ है 1751, इसके ओपन बॉर्डर है। ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा पोरस बॉर्डर है, नेपाल में कोई भी आ जा सकता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर वीजा फ्री मूवमेंट है। ठीक है, वीजा फ्री मूवमेंट है। अभी हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर है हमारा। ठीक है, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया और सिक्किम, ये नेपाल के बॉर्डर हमारे इतने स्टेट्स के साथ लगते हैं दोस्तों। और आपका म्यांमार को पता होगा, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम हो गया। भूटान का आपको पता होगा, वेस्ट बंगाल, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश है। और अफगानिस्तान जो है सिर्फ हमारे वाखन कॉरिडोर के साथ बहुत शॉर्टिंग बॉर्डर लगाता है, सबसे छोटा बॉर्डर है और बहुत ही ज्यादा छोटा है। कितना? 106 किलोमीटर है, ये हमारा अफगानिस्तान बॉर्डर लगाता है दोस्तों। ठीक है, हमारे इंडियन स्टेट्स के साथ। समझ गए बात? चलिए, कुछ हमारे आइलैंड नेबर है उनकी बात कर लेते हैं। क्या है हमारे आइलैंड्स नेबर? समझिए आप, हमारे जो आइलैंड्स नेबर हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। चलिए, क्या है आइलैंड्स नेबर समझते हैं। जो हमारे आइलैंड्स नेबर हैं दोस्तों वो है श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका एंड मालदीव। श्रीलंका दोस्तों इट इज सेपरेटेड बाई गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्टेट। जो श्रीलंका है वो इंडिया के साथ श्रीलंका का जो सेपरेशन है गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट के थ्रू होता है दोस्तों। वहीं मालदीव की बात करें, ये हमारा लक्षद्वीप आइलैंड के द्वारा दोस्तों, मालदीव इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द लक्षद्वीप आइलैंड बाय द 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री जो चैनल है, जो 8 डिग्री नॉर्थ है, उसके द्वारा मालदीव लक्षद्वीप के साथ सेपरेट हो जाता है दोस्तों। समझ गए मेरी बात? 8 डिग्री चैनल के द्वारा। सारे डिग्री चैनल से मैं उसकी बात बता देता हूँ आपको, समझ लो कौन कौन सा आगे बताएंगे, अभी फिलहाल आगे पढ़ लो और वरना पढ़ने को रह जाएगा। अब बात करेंगे सिग्निफिकेंट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। जो मैंने ऊपर बताया कि भाई जो हमारे महत्वपूर्ण लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है उसकी बात कर रहे हैं। पहला है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो 23.5 डिग्री है, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में, ये 30 मिनट के आसपास होगा नॉर्थ में। ये पास होता है थ्रू 8 इंडियन स्टेट से, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इट इज पासिस थ्रू 8 इंडियन स्टेट्स। नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। दीज आर द 8 स्टेट्स जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है।
और मैक्सिमम जो पैसेज है इसका, यानी मैक्सिमम जो एरिया है ट्रॉपिक कैंसर का, ये क्वेश्चन आया है, मैक्सिमम जहां से ज्यादा पास होता है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो ज्यादातर एरिया पड़ता है वो सबसे ज्यादा पड़ता है मध्य प्रदेश में, यानी कि मध्य प्रदेश जो है बड़ा है और उससे ज्यादा गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके बाद है राजस्थान, इट इज द शॉर्टेस्ट सेक्शन, और सबसे कम है राजस्थान। जो मिनिमम बात करें, मैक्सिमम जो पैसेज है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का वो मध्य प्रदेश में, और मिनिमम कहाँ है, वो राजस्थान में दोस्तों। माही रिवर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। ये क्वेश्चन आया कि विच रिवर कट द या क्रॉस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, तो दिस इज द माही रिवर दोस्तों। ये है माही रिवर जो है 2 बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कट करती है। और ये कहां से आती है, मैं ये भी बता देता हूँ। जो माही रिवर है दोस्तों, ये वेस्टर्न इंडिया की एक बहुत ही इंपोर्टेंट नदी है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को मैंने बताया ये ट्वाइस यानी कि 2 बार काटती है। मध्य भारत के पठारी क्षेत्र से निकलती है और कहां पर, अरेबियन सी में जाकर ये गिर जाती है। याद रखना, माही नदी का जो उद्गम होता है विंध्य माउंटेन से दोस्तों। कहां से, विंध्य माउंटेन से। विंध्य माउंटेन से होता है, धार जिला है, धार डिस्ट्रिक्ट से मध्य प्रदेश में पड़ता है धार। तो धार डिस्ट्रिक्ट से मध्य प्रदेश से ये माही रिवर निकलती है और अरेबियन सी में जाकर गिर जाती है दोस्तों। समझ रहे आप, ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये करीब बहती है इन 3 स्टेट से। और 583 किलोमीटर इसकी लंबाई है। याद रखना, 583 किलोमीटर माही रिवर की लंबाई है दोस्तों। शुरुआत में पठारी क्षेत्र तेजी से बहती है, उसके बाद सक्रिय हो जाती है, ऐसे करके गुजरात में इसका बहुत ही ज्यादा धीमा हो जाता है इसका भाव, और कहां पर, गल्फ ऑफ खंबात में जाकर अरब सागर में मिल जाती है। याद रखना, गल्फ ऑफ खंबात, याद रखना गल्फ ऑफ खंबात दोस्तों, ठीक है, खंबात लिख देता हूं, चलो खंबात, वहां पर जाकर अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। और ये एस्चुरी बनाती है। याद रखना, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, क्या बनाती है ये एस्चुरी बनाती है दोस्तों। ये अपने मुहाने पर डेल्टा नहीं, एस्चुरी बनाती है। और एस्चुरी से क्या होता है, टाइड्स आते हैं, यानी कि ज्वार भाटा जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है। ये सब बाद की बात है दोस्तों, ठीक है, बहुत लंबा नहीं खींचेंगे। चलो, ये हो गया मैटर। तो माही रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ट्वाइस काटती है, ये बात समझो। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से गुजरती है, और मैक्सिमम पास होता है उसका मध्य प्रदेश से, मिनिमम राजस्थान से। कैपिटल सिटी की बात करें, जो कैपिटल सिटी है, इट इज क्लोज टू दिस लैटिट्यूड, रांची। जो कैंसर के पास, यानी कर्क रेखा के पास में, या हिंदी भी समझ लो, कुछ हिंदी वाले स्टूडेंट्स होंगे, कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में जो कैपिटल सिटी है, यानी कि जो हमारे राजधानी शहर पड़ते हैं, झारखंड का रांची पड़ता है जो साउथ में, राजस्थान का जयपुर पड़ता है, त्रिपुरा का अगरतला, और हाँ एक और चीज, त्रिपुरा का एक और शहर है वो है उदयपुर। ये त्रिपुरा का ये जो सबसे ज्यादा नजदीक है इस किसके, क्लोजेस्ट सिटी है वो, उस किसके, इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। त्रिपुरा का उदयपुर जो है सबसे क्लोजेस्ट सिटी है इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। एंड आइजवाल जो मिजोरम में है, एंड द नॉर्थ अगरतला इज द क्लोजेस्ट सिटी ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नॉर्थ अगरतला जो उदयपुर में पड़ता है, वहां पर उदयपुर पड़ता है। आई होप सो मेरी बात समझ गए होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है उसकी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। क्या है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया? दिस लॉन्गिट्यूड डिफाइन द आईएसटी यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इट इज इंश्योरिंग यूनिफॉर्म टाइम अक्रॉस द कंट्री एंड आईएसटी इज यूटीसी प्लस 5 आवर्स 30 मिनट्स। जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है जिसे हम 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्टर्न बोलते हैं, उसकी बात हो रही है। मैंने ऊपर बताया कि इट क्रॉसेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, दैट इज मिर्जापुर, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश विद रायपुर, छत्तीसगढ़। इट इज द बीइंग क्लोजेस्ट कैपिटल सिटी टू दिस मेरिडियन। तो जो रायपुर है छत्तीसगढ़ में, ये क्वेश्चन बन सकता है सबसे ज्यादा जो हमारा आईएसटी है उसके सबसे ज्यादा नजदीक कौन सा कैपिटल सिटी है, वो है रायपुर, छत्तीसगढ़ का रायपुर। और ये 5 स्टेट से गुजरता है, जैसे मैंने बताया मिर्जापुर का उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर सॉरी, और छत्तीसगढ़ जहां का रायपुर सबसे क्लोजेस्ट है, दूसरा उड़ीसा, तीसरा उड़ीसा, चौथा मध्य प्रदेश और 5वां आंध्र प्रदेश। ये 5 स्टेट्स हैं जहां से ये मेरिडियन ऑफ इंडिया, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया गुजरता है दोस्तों। गॉट माय पॉइंट? ये बात समझ गए होंगे। 82.5 डिग्री आईएसटी हमारा। चलिए क्लाइमेटिक जोन की बात करेंगे। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 मेन क्लाइमेटिक जोन। यस, जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 2 भागों में बांटता है। नंबर 1 ट्रॉपिकल जोन, नंबर 2 सब ट्रॉपिकल जोन। जो ट्रॉपिकल जोन है दोस्तों, ये लोकेटेड है साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो हमारा इसे इस तरीके से है, ये हमारा 0 डिग्री, ये हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर,
एक मिनट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो कह रहे हैं कि जो ट्रॉपिकल कैंसर है, जो ट्रॉपिकल जोन है, इट इज लोकेटेड साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में क्या पड़ेगा, ये पड़ेगा साउथ में ये वाला, एक मिनट, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में ये वाला जोन, ये साउथ में होगा, ये कहलाएगा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये साउथ में लोकेटेड है, ये हमारी कहलाएगी ट्रॉपिकल जोन दोस्तों। क्या कहलाएगी, ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। एंड इट एक्सपीरियंस जनरली वार्मर क्लाइमेट, क्योंकि ये इक्वेटर के पास में है, तो ये वाला एरिया कैसा होगा, वार्मर क्लाइमेट को एक्सपीरियंस करेगा। उसके बाद सब ट्रॉपिकल जोन जो नॉर्दर्न इंडिया में है, इट इज लाई इन दिस जोन नॉर्दर्न इंडिया, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में पड़ेगा, ये कहलाएगा सब ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन। एंड इट इज वेरीज सीजनल टेम्परेचर, ये क्या करेगा, सीजनल टेम्परेचर चेंज देन द ट्रॉपिकल जोन, दिस इज कॉल्ड ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल जोन। गॉट पॉइंट, समझ गए होंगे, सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल जोन समझ में आ गए। मैं थोड़ा और समझाता हूं आपको डिटेल में, ये मेरी बात यहां तक समझ गए होंगे आप, आई होप सो। चलो, ट्रॉपिकल जोन और सब ट्रॉपिकल जोन समझ लो थोड़ा सा, और फिर बात करेंगे आगे। टाइम जोन ये आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल समझो। चलो इधर ही आ जाओ, यहाँ खाली जगह है, ठीक है। अब देखो ट्रॉपिकल जोन समझो दोस्तों, ये इतना गर्म क्यों होता है, इस पर चर्चा होती है कई बार, तो ट्रॉपिकल जोन की बात करेंगे। तो दोस्तों ट्रॉपिकल जोन जैसे मैंने बताया, जो आपके कर्क रेखा के नॉर्थ में, साउथ में पड़ता है, ठीक है। जो कर्क रेखा है ऐसे, ये कर्क, एक मिनट, कर्क रेखा के साउथ में पड़ता है, ये 0 डिग्री होगा, ये कर्क रेखा के यहाँ पर पड़ेगा ट्रॉपिकल जोन। ये गर्म क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों कारण बहुत सिंपल है, यहाँ पर जो सनलाइट है, सूर्य की किरणें हैं, वो लगभग सीधी पड़ती हैं, डायरेक्ट पड़ती हैं दोस्तों स्क्रीन में। एक ही जगह पर ज्यादा ऊर्जा यानी कि एनर्जी होती है, इसलिए यहाँ पर गर्मी ज्यादा होती है। साल भर ईयरली जो टेम्परेचर है यहाँ पर वो ज्यादा होता है, सर्दी लगभग ना के बराबर होती है। इसी वजह से यहाँ पर आपने देखा होगा अमेजन फॉरेस्ट वगैरह को, घने जंगल, डेंस फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पर, अमेजन यही पाया जाता है, इसी ट्रॉपिकल जोन में अमेजन पाया जाता है। बहुत ज्यादा प्रेसिपिटेशन, रेनिंग होती है यहाँ पर, भारी वर्षा होती है, और यहाँ पर जीना बहुत आसान नहीं होता है दोस्तों। ट्रॉपिकल जोन के कुछ एग्जांपल मैं समझा दूं, भारत का अधिकांश भाग, इंडिया का जो अधिकांश भाग है वो इसी ट्रॉपिकल जोन में है, समझना आप। तभी हम लोग थोड़े साउथ में, जो साउथ वाला पार्ट है, काले होते हैं वो, तो हम ज्यादातर इसी ट्रॉपिकल जोन के पार्ट हैं। भारत का अधिकांश भाग हो गया। उसके बाद देखेंगे कुछ अफ्रीका का भाग है यहाँ पर, ब्राजील में आप देखेंगे, तो ब्राजील में आप देखेंगे तो वहां पर बहुत सारा अमेजन वगैरह है, वो भी इसी पार्ट है में है। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया भी इधर पड़ता है। यहाँ चावल, गन्ना आप देखेंगे, केला, नारियल, ये सब क्या है, ट्रॉपिकल जोन की लाइफ रिच जोन भी कहते हैं, और ये सबसे अच्छी फसलें हैं, गन्ना, चावल, केला, नारियल, ठीक है। अब सब ट्रॉपिकल जोन समझो, इक्वेटर से थोड़ा ऊपर, मतलब यहां से ये इसके नॉर्थ में, किसमें, नॉर्थ में दोस्तों, ये पड़ गया नॉर्थ में। यहाँ सूरज की किरणें, ये थोड़ा सा उपोष्ण, हिंदी बोलते हैं इसको उपोष्ण कटिबंध, तो 23.5 डिग्री से 35 या 40 डिग्री तक होता है। यहाँ से ये 23.5 डिग्री है ये, तो यहाँ पर करीब 40 या 35 डिग्री तक ये पाई जाएगा नॉर्थ में, या दोनों तरफ होता है ये, मतलब 40 डिग्री के आसपास, नॉर्थ और साउथ दोनों, इस वाले साउथ में भी है ये, नॉर्थ वाले में भी पाया जाएगा, दोनों रीजन्स में पाए जाएंगे। क्या है, तो 23.5 डिग्री से 40 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में पहुंचता है। यहां से शुरू होता है आपका सब ट्रॉपिकल जोन। कौन सा, सब ट्रॉपिकल जोन दोस्तों, ठीक है। यहाँ सूरज की किरणें सीधी नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर पड़ती है, डायरेक्ट यहाँ पड़ती है। इस वाले जोन में मैं यहाँ कहूँ, ये वाला जोन है, ये वाला, यहाँ पर सीधी नहीं पड़ती है, सीधी नहीं पड़ती है, बल्कि यहाँ पर स्लैंट, तिरछी पड़ती है, यहाँ पर स्लैंट पड़ती है, इसलिए यहाँ गर्मी भी होती है, सर्दी भी होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सीजन कोल्ड भी है और वार्म भी है। गर्मी में तापमान यहाँ पर बढ़ जाता है, और ऋतुओं का साफ अंतर होता है। यहाँ पर तापमान बढ़ जाएगा, कभी कभी लू भी चलती है, सर्दी में ठंड महसूस होगी, कई जगह पाला पड़ेगा। और इसके उदाहरण देखो, नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया हमारा उत्तर भारत, चीन, चाइना भी, यूएसए का दक्षिणी भाग, जापान, ये सब क्या है, सब ट्रॉपिकल जोन में पड़ते हैं दोस्तों, ठीक है। समझ गए। मैं एक और सिंपल समझाता हूँ, सिंपल वे में समझ लो एक बार, जो सिंपल वे में समझाता हूँ आपको क्या है, सिंपल वे में समझो, सिंपल वे में समझाता हूँ। देखो ऐसे समझो कि भाई जो ट्रॉपिकल जोन है ये वाला, ये क्या है, यहाँ पर हमेशा गर्म होगा, हॉट होगा, सीधी धूप, स्लैंट नहीं पड़ेगी, सीधी डायरेक्ट धूप आएगी, सनलाइट डायरेक्ट आएगी, ऐसे समझो। वर्षावन यानी यहाँ पर अमेजन जैसे फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब सब ट्रॉपिकल जोन में कभी गर्मी और कभी यहाँ पर ठंड होगी, कभी हॉट कभी कोल्ड, स्लैंट सनलाइट होगी,
और यहाँ पर 4 स्पष्ट जो ऋतु हैं, जो आपकी 4 स्पष्ट ऋतु हैं, कौन सी हैं आपको? सर्दी, वर्षा, बसंत हो गया, सर्दी हो गई, वर्षा हो गई, यानी कि ठंडा है, गर्म है, बसंत ऋतु हो गई। चारों स्पष्ट ऋतु यहाँ पर सब ट्रॉपिकल जोन में देखने को मिल जाएंगी। समझ रहे हैं आप? तो आप भारत की तरफ से देखेंगे, जैसे कर्क रेखा के भारत के बीच में गुजर जाने से दक्षिण भारत जो है हमारा साउथ इंडिया दोस्तों, वो कहाँ पड़ता है? वो हमारा ट्रॉपिकल जोन में पड़ता है। वहीं नॉर्थ इंडिया हमारा देखेंगे तो वो सब ट्रॉपिकल जोन में पड़ता है, ऐसे समझेंगे। अगर ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस समय आसानी से इस ज्योग्राफी को समझ पाओगे। समझ रहे? साउथ इंडिया हमारा किस में है? जो ट्रॉपिकल जोन में। तो साउथ इंडिया हमारा कहाँ है? साउथ इंडिया हमारा ट्रॉपिकल जोन का पार्ट बन गया, और उत्तर भारत नॉर्थ इंडिया इट इज द पार्ट ऑफ सब ट्रॉपिकल। ठीक है, आई होप से ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखिए अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए अब आते हैं टाइम जोन क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ए टाइम जोन इट इज ए स्टैंडर्ड टाइम एलोकेटेड टू ए रीजन अप्रोक्सीमेटली 15 डिग्री वाइड लॉन्गिट्यूडनली। क्योंकि 50 डिग्री में मैंने ऊपर बताया था क्या होता है लॉन्गिट्यूड में, 1 आवर के बराबर होता है। 50 डिग्री लॉन्गिट्यूड 1 घंटे के बराबर होता है। देयर आर कंट्रीज हैविंग मोर देन वन टाइम जोन। फॉर एग्जांपल यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम जो है ब्रिटेन में 9 टाइम जोन है दोस्तों। डेनमार्क में 5 टाइम जोन है, न्यूजीलैंड में 5 टाइम जोन है, ऑस्ट्रेलिया में 9 टाइम जोन है। ये यूपीएससी 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना यूपीएससी 2025 में। तो यहाँ पर मैनी कंट्रीज द मोर कंट्रीज विच हैव वन एंड मोर देन वन टाइम जोन। यूके 9, डेनमार्क 5, न्यूजीलैंड 5, ऑस्ट्रेलिया 9, और देखेंगे रसिया वगैरह का 14 या 11 टाइम जोन है दोस्तों। गुड पॉइंट, ये चीजें हैं। अब देखेंगे द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंटरसेक्ट द इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन दैट इज 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। द इंटरसेक्स पॉइंट लाई इन द कोरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर पूछना है कि इंटरसेक्शन जहां पर एक काट रही है वो कौन सा है? कोरिया डिस्ट्रिक्ट में है, छत्तीसगढ़ में। दिस लोकेशन इज significant for India's time and latitudinal division. Only 2 states, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, are cross both lines. तो ये क्वेश्चन है कि भाई जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इंटरसेक्ट होता है IEST से, यानी कि जो हमारा 82.5 डिग्री मेरिडियन टाइम है वो कहां पर? छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। कोरिया जगह है वहां पर, छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट में इंटरसेक्ट होता है। इंटरसेक्शन जो पॉइंट है, सॉरी इंटरसेक्ट जो काटने वाला पॉइंट है वो कोरिया डिस्ट्रिक्ट में छत्तीसगढ़ में कहां पर है? जिला कोरिया छत्तीसगढ़ में पड़ता है, जहां पर कर्क रेखा और जो हमारी इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन रेखा है, जो मेरिडियन है वो रेखा है वो वहां पर इंटरसेक्ट करती है। गॉट माय पॉइंट? और दो स्टेट ऐसे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो इन लाइन पर पड़ते हैं दोस्तों। ठीक है, चलो अब आएंगे स्ट्रक्चर एंड ज्योग्राफी पे। स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी की बात करेंगे। क्या है? इंडियन प्लेट वंस लोकेटेड साउथ ऑफ द इक्वेटर। जो इंडियन प्लेट्स थी वो क्या है? इक्वेटर के साउथ में लोकेटेड थी एक बार, एंड पार्ट ऑफ ए लार्जर एंटिटी इंक्लूडिंग द ऑस्ट्रेलियन प्लेट, एंड फ्रेगमेंटेड एंड शिफ्टेड नॉर्थवर्ड्स लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द फॉलोइंग जियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। समझ रहे आप? कहने का मतलब है कि इंडियन प्लेट जो इक्वेटर के साउथ में लोकेटेड थी दोस्तों, वो क्या थी? एक ऑस्ट्रेलियन प्लेट का पार्ट थी, एक लार्जर एंटिटी थी ऑस्ट्रेलियन प्लेट के पास, यानी कि ऑस्ट्रेलियन प्लेट के साथ लार्जर एंटिटी थी। आफ्टर दैट उसने फ्रेगमेंट हुई, यानी कि वो फ्रेगमेंटेड हो गई, ब्रेक हो गई, टूट हो गई। उसके बाद वो नॉर्थवर्ड उत्तर की तरफ शिफ्ट होना शुरू हुई, और उसी ने क्या किया? इंडिया के जो जियोलॉजिकल डिवीजन है, भारत का जियोलॉजिकल डिवीजन को विकास की राह दिखाई, एंड इट इज लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ जियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। अब बात करेंगे मेजर जियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया क्या है। जैसे हिमालय बने, हिमालय के बाद इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन बना, पेनिनसुलर इंडिया बना, ब्लॉक बना, सारी चीजों की, जैसे ये पेनिनसुलर ब्लॉक बना। इसके आगे और बात करेंगे, सारी चीजों की चर्चा करेंगे। देखो मैप है, इसकी भी चर्चा करेंगे। उसके बाद जो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया इसकी भी चर्चा करेंगे। गुड पॉइंट। चलिए तो क्या है, चलिए देखते हैं दोस्तों। जो स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी है उस पर बात करते हैं। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, चलो थोड़ा सा बड़ा कर लो, यहाँ लिखने में आसानी हो जाएगी। नहीं यार छोटा रखते हैं क्योंकि फिर दिखेगा नहीं आपको। तो मेजर जियोलॉजिकल डिवीजन में बात करेंगे तो पहले सबसे पहले बना हिमालय दोस्तों। हिमालय बना, एंड हिमालय ए मैजेस्टिक माउंटेन रेंज, इट वर फॉर्म ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द इंडियन एंड यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स। तो हिमालय बनने के पीछे रीजन था कि इंडियन और जो यूरेशियन प्लेट थी दोस्तों, ये दोनों टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराई, इनमें कोलिजन हुआ, आपस में टकराव हुआ और एक माउंटेन रेंज बन गई, वो हिमालय कहलाई दोस्तों। क्या कहलाई?
हिमालय कहलाई दोस्तों। गॉट पॉइंट? ठीक है। इंडिया और जो यूरोपियन प्लेट थी दोस्तों, यूरेशियन प्लेट जिसे बोलते हैं, इंडियन और यूरेशियन प्लेट के टकराव के कारण ये सारा जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर बना, जो डिवीजन हुआ, इन दोनों प्लेटों के कारण हुआ। देखो कहानी समझाता हूँ कैसे। देखिए, अप्रोक्सीमेट 20 करोड़ ईयर्स पहले, बिफोर द 20 करोड़ ईयर्स, जो भारत है, इंडिया इज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। इंडिया एक पार्ट था गोंडवाना लैंड का। ठीक है। वहां पर क्या था, और यह इंडो ऑस्ट्रेलिया, जैसे मैंने बताया कि इट इज द पार्ट ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और यह इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर स्थित था। धीरे धीरे यू नो वेरी वेल, जो प्लेट थी दोस्तों फ्रेगमेंटेड हुई एंड शिफ्टेड हुई नॉर्थवर्ड, जो उत्तर की तरफ खिसकी दोस्तों। उसके बाद आफ्टर 5 ईयर्स, मतलब अगर बात करें बिफोर द, इस समय से बिफोर द 5 ईयर्स, 5 करोड़ ईयर्स यानी 5 करोड़ वर्ष पहले की बात करें, तो यूरेशियन प्लेट जो है टकरा गई इस इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स एंड किसका, यूरेशियन प्लेट जो ऊपर से है, उन दोनों के बीच में टकराव हुआ, कोलिजन हो गया दोस्तों। ठीक है। इंडियन एंड यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स, इट हैज बीन कोलिजन विच आर द पार्ट एंड विच आर द मेजर, क्या, मेजर majestic mountain range has been arisen, had been formed due to the collision of Indian and Eurasian tectonic plate। और इस टक्कर से दोस्तों हिमालय तो बने बने, हिमालय पर्वत बने, 33 सागर था वहां पर, 33 सी बंद हो गया, और नॉर्थ प्लेन जो कि हमारा इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र कहलाता है, ये भी बना। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये इंडिया की इस समय की करंट स्ट्रक्चर है, वर्तमान संरचना है। बात करें सबसे जो प्राचीन भाग है उसकी बात करेंगे, जो कठोर चट्टानी भाग है, दैट इज द पेनिनसुलर ब्लॉक दोस्तों। पेनिनसुलर ब्लॉक की बात करेंगे, जो कब बना, कैसे बना, पहले समझते हैं कि हिमालय कैसे और कब बना। ठीक है, हिमालय पे बात करते हैं। गॉट इट? तो बात करते हैं हिमालय की दोस्तों। क्या है हिमालय, समझिए। ये तो समझ गए होंगे कैसे क्या बना। देखिए, हिमालय आर यंग फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग द टर्सरी पीरियड। कब बने, टर्सरी पीरियड में दोस्तों। ये सिनोजोइक युग में बने, टर्सरी पीरियड को सिनोजोइक युग कहते हैं, उस युग में बने कौन, हिमालय। हिमालय आर यंग फोल्ड माउंटेन फॉर्म ड्यूरिंग द टर्सरी पीरियड। हिमालय का निर्माण प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से समझा जा सकता है, जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, आप समझ गए होंगे। अभी और समझाता हूँ। देखिए, हिमालय दोस्तों हुआ क्या, मैं कहानी के रूप में समझाता हूँ, एक सेकंड दो। बहुत समय पहले जब भारत ना था, ना एशिया था, ना हिमालय था दोस्तों, 33 सागर, यानी कि यहाँ पर 33 सी का रास्ता, ये समझो 33 सागर हुआ करता था। जहां पर आज हिमालय खड़ा है, वहां नीला सा 33 सागर हुआ करता था, और इस सागर के तल में लाखों वर्ष तक वहां पर मिट्टी यानी कि सॉइल जमी, सैंड, रेत और समुद्री जीवों के अवशेष चुपचाप जमा होते रहे। धरती को तब तक अंदाजा भी नहीं था कि यह जो तलछट है, एक दिन आसमान छूने वाला माउंटेन यानी कि पर्वत बन जाएगा। लेकिन भारत की एक लंबी यात्रा रही, और दक्षिणी गोलार्ध में आप देखेंगे साउथ की तरफ, जैसे इस तरीके से हमारा इंडिया है, ऐसे इस तरीके से है, तो यहां पर दक्षिणी गोलार्ध में गोंडवाना लैंड से एक भूभाग अलग हुआ, यही था हमारा भारत। भारत दोस्तों इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर सवार होकर, जो जैसे कि मैंने बताया, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर सवार होकर धीरे धीरे उत्तर की ओर चल पड़ा, जैसे यहां नॉर्थ की ओर चल पड़ा, और हर साल बस 5 सेंटीमीटर, ये याद रखना, कहानी जरूर है लेकिन यहां पर फैक्ट छुपे हुए हैं, हर साल 5 सेंटीमीटर ये खिसका, लेकिन करोड़ों साल में यह छोटी चाल एक महायात्रा बन गई। उसके बाद 5-6 करोड़ वर्ष पहले लगभग 2 महाद्वीपों की टक्कर हुई, और यहां पर भारत की यात्रा समाप्त हो गई। और उत्तर में वहीं खड़ा था यूरेशियन प्लेट, उत्तर में यूरेशियन प्लेट खड़ा था, और इन दोनों के बीच में इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट के बीच में टक्कर हुई। लेकिन ये टक्कर आम नहीं थी, क्योंकि दोनों महाद्वीप प्लेट थी। दोनों कैसी, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट थी, दोनों कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट थी। कोई भी नीचे नहीं धसी, क्योंकि कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट आपस में टकराती हैं, कोलाइजन होता है, नीचे नहीं घुसी। अगर कोई यहाँ पर ओशियनिक प्लेट होती तो शायद वो एक दूसरे के नीचे घुस जाती, लेकिन ये दोनों महाद्वीपीय प्लेट थी, यूरेशियन एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट दोस्तों। कैसी थी, महाद्वीपीय प्लेट है, कोई भी नीचे नहीं धसी। तो हुआ ये कि 33 सागर जहां पर था, जहां पर 33 सी था दोस्तों, 33 सागर की तलछट दबकर, क्योंकि ये 33 सागर इन दोनों प्लेटों के बीच में आ गया, 33 सागर की तलछट दबकर मुड़ गई, सिकुड़ गई, और यही 33 सागर ऊपर उठ गया दोस्तों। क्या हुआ, ऊपर की तरफ उठ गया।
धरती ने जैसे जोर लगाकर कहा हो उठो, ये एग्जाम्पल है। तो हिमालय का जन्म हुआ दोस्तों, हिमालय पैदा हो गया। सबसे ज्यादा दबाव में बना हिमाद्री, जो हिमालय का पार्ट है मैं बता रहा हूं, सबसे ज्यादा दबाव में बना, सबसे ज्यादा प्रेशर लगा हिमाद्री पर। किस पर? हिमाद्री। थोड़ा कम दबाव में चला हिमाचल, जो उसके नीचे है, कम दबाव में। सबसे आखिर में जमा अवसाद, जो सबसे ज्यादा अनकंसोलिडेटेड है, वो बना शिवालिक। हिमाद्री, हिमालय और उसके बाद शिवालिक। इसलिए हिमालय सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, बल्कि 3 पीढ़ियों की कहानी है दोस्तों। अभी कहानी यहां भी खत्म नहीं हुई। भारत आज भी रुका नहीं है। हर साल करीब, ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2 से 5 सेंटीमीटर उत्तर की ओर, नॉर्थ की ओर बढ़ रहा है। हिमालय आज भी उठ रहा है। भूकंप आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं। दुनिया का सबसे युवा यंग फोल्ड माउंटेन है। धरती अब भी लिख रही है हिमालय की कहानी। दोस्तों एक और सबूत, साइंटिफिकली बात करूं, हिमालय में समुद्री जीवाश्म, कैसे? समुद्री जो जीवाश्म है हमारे, उसके बाद अवसादी चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स, लगातार भूकंपीय गतिविधियां, ये सब क्या है? रिकॉर्ड किया जाता है दोस्तों। ये कहानी सच है, ये कहानी सच है दोस्तों। ये सारी कहानी जो मैं बताई, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आगे की बात लिखेंगे आगे। अब इतनी बात समझ गए होंगे, अब इसको मैं मिटा देता हूं। कहानी तरीके से समझा कि आप समझ गए होंगे। तो हिमालय बन गया, कैसे बना, किससे ये बना, ये समझने की जरूरत थी। अब बात करेंगे दोस्तों कि भाई जो हिमालय है वो कैसे बना। चलो, Himalaya is a majestic mountain range were formed due to the collision of Indian and Eurasian tectonic plate। देखो एक बार हिंदी में समझ लोगे ना तो इंग्लिश तो इजी गोइंग समझ जाएगी। तो यहाँ पे है कि इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट का कोलाइजन हुआ और हमारा जो हिमालय माउंटेन है वो फॉर्म्ड हो गया। क्या हो गया? फॉर्म्ड हो गया दोस्तों। ठीक है, फॉर्म्ड हो गया। ठीक है, एक मिनट, क्या हो गया? फॉर्म्ड हो गया। एंड द हिमालय कंप्राइज 3 पैरेलल रेंज। अभी मैंने बताया हिमालय की 3 पैरेलल समानांतर रेंज है। जो आउटर हिमालय है वो कहलाया शिवालिक, characterized by low hills and valley, and the lesser Himalaya, that is Himachal. It is composed of sedimentary and metamorphic rocks, and the housing hill station like Simla, Mussoorie, and the Greater Himalaya. Himadri is the highest range with peaks like Mount Everest, formed of granite and crystalline rocks. And the Himalaya are the source of major river systems like Indus, Ganga, and Brahmaputra. अब समझिए, 3 पैरेलल रेंज है दोस्तों। ठीक है, 3 पैरेलल रेंज है। इसकी बात करते हैं। सबसे जो आउटर में है वो है हमारा शिवालिक। मैं मैप में समझाता हूं, अभी समझ गए होंगे। अभी हम मैप पे आते हैं नीचे। जो हमारा मैप है, ये हमारा टोटल मैप में यहां समझाऊंगा। ये हमारी 3 रेंज है दोस्तों। कौन कौन सी है? ये हमारा आउटर हिमालय, देखिए। ठीक है, समझो, मैप से समझेंगे। देखिए यहां पर है, ये है आपका ग्रेट हिमालय रेंज, उसमें ये है पीर पंजाल, ये वाली रेंज है ग्रेट हिमालय, ये वाली। उसके नीचे ये है शिवालिक और इसके बीच में है लेसर हिमालय, या इसे बोलते हैं हम हिमाचल। क्या कहते हैं? हिमाचल। ठीक है, हिमाचल कहते हैं। और ये जो पार्ट है दोस्तों, ये है ट्रांस हिमालय का। ये पार्ट है ट्रांस हिमालय का, जिसमें काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर उसके बाद क्या है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और उसके बाद नीचे ये पीर पंजाल पड़ती है। ठीक है, ये ट्रांस हिमालय की क्या है? रेंजेज हैं, श्रेणियां हैं दोस्तों। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीनों श्रेणियां किसकी हैं? ट्रांस हिमालय की। गॉट माय पॉइंट? किसकी हैं? ट्रांस हिमालय की। समझने वाले आप, ये रेंजेज हैं। अब बात करेंगे कि भाई जो पर्वत श्रेणियां हैं, माउंटेन रेंज हैं, ये कौन कौन सी है। तो सबसे पहले क्या है? ग्रेट हिमालय, ये ट्रांस हिमालय समझ गए, जिसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर है। ये तीनों रेंज ट्रांस हिमालय का पार्ट है। हम बात करेंगे हिमालय की तीनों रेंज की। जैसे पहली है हमारी ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय, इसको हम इनर हिमालय भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? इनर हिमालय भी कहते हैं। हिंदी में से हिमाद्री कहते हैं, हिमाद्री भी कहा जाता है इसे, जो हमारा ग्रेटर हिमालय है। क्या कहते हैं? ग्रेट हिमालय, महान हिमालय भी कहते हैं दोस्तों। ये सबसे जो ऊंचे पर्वत है यहाँ पर, और सबसे पुरानी यानी ओल्डेस्ट रेंज है यहाँ पर। इट इज द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द हिमालय। इसे हम आंतरिक हिमालय भी कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं? इनर हिमालय। इट इज कॉल्ड इनर हिमालय। गॉट इट? इसकी जो एवरेज हाइट है वो 6000 मीटर है। पूछा जाता है कितनी है? 6000 मीटर इज द एवरेज हाइट ऑफ दिस ग्रेट हिमालय। अब इसका निर्माण कैसे हुआ, इस पे बात करते हैं कि भाई ये कैसे फॉर्म हुआ, कैसे फॉर्म हुआ। एक मिनट, फॉर्मेशन कैसे हुआ, इस पर चर्चा करेंगे। फॉर्मेशन कैसे हुआ। देखो, भारत और यूरेशियन प्लेट की टक्कर के समय सबसे अधिक प्रेशर, जो दबाव बना, समझना, सबसे अधिक जो प्रेशर है,
सबसे ज्यादा दबाव इसी भाग पर पड़ा, ग्रेट हिमालय पर, क्योंकि ये सबसे नॉर्थ में है, ऊपर की तरफ है, और इधर से यूरेशियन प्लेट आ रही थी, और यह सबसे अधिक ऊपर भी उठा, इसलिए यहाँ पर जो एवरेज रेंज है वो 6000 मीटर कहलाई, क्योंकि यह सबसे अधिक ऊपर भी उठा, और इसी रेंज में सबसे ऊंची पहाड़ियां जैसे माउंट एवरेस्ट वगैरह, कंचनजंगा, ये सब पाई जाती हैं। और ये दोस्तों देखा होगा यहाँ से लेकर ये कहां तक है, अरुणाचल प्रदेश तक जाती है ग्रेट हिमालय की। ये शिवालिक है हालांकि नीचे, तो ग्रेट हिमालय रेंज यहाँ पर जाती है, यहाँ पर ये ऐसे ऊपर, ये ग्रेट हिमालय रेंज है जो अरुणाचल प्रदेश तक जाती है। गॉट इट? तो इस पर सबसे अधिक दबाव पड़ा, सबसे अधिक ऊपर उठी। हमेशा ये दोस्तों बर्फ से, यानी कि स्नो, हमेशा स्नो से ढकी रहती है। बहुत सारे ग्लेशियर हैं यहाँ पर, गहरी घाटियां यहाँ पर, डीप वैलीज पाई जाती हैं, समझ रहे हैं, तीव्र ढाल है, स्टीप स्लोप्स हैं यहाँ पर, ग्लेशियर्स मैंने बताया। हिमालय के जो सोर्स हैं, वाटर सोर्स सबसे ज्यादा यहीं पर पाए जाते हैं, समझ रहे हैं। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा एंड द नंदा देवी, ये सब इसी ग्रेट हिमालय का पार्ट है। इसका ग्रेट हिमालय का पार्ट है। कौन कौन? माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया जो सिक्किम में, नंदा देवी जो हो गया, ये क्या है, ये सब ग्रेट हिमालय के पार्ट है। ठीक है, गंगा यमुना सिंधु जैसी नदियों का सोर्स भी है यहाँ पर। और दोस्तों भारत का प्राकृतिक जलवायु सुरक्षा, यानी कि सिक्योरिटी ऑफ नेचुरल क्लाइमेट ऑफ इंडिया है। ग्रेट हिमालय कंसिस्ट ऑफ द हाईएस्ट पीक एंड ग्लेशियर्स, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट, समझ गए? इट इज ऑल अबाउट ग्रेट हिमालय। गॉट माय पॉइंट? ये सब था आपका ग्रेट हिमालय के बारे में, समझ गए होंगे दोस्तों। अब यहां भी समझ लो, मैं बता दूं माउंट एवरेस्ट और ये सब कहां पड़ता है। तो ये ग्रेट हिमालय का पार्ट है दोस्तों, और माउंट एवरेस्ट वगैरह कहां पड़ते हैं ये समझा देते हैं। चलो, माउंट एवरेस्ट कहां है? ये दोस्तों माउंट एवरेस्ट पड़ती है यहाँ नेपाल सिक्किम के आसपास, ये है माउंट एवरेस्ट का इलाका। सॉरी, यहाँ माउंट एवरेस्ट इधर ही है। कंचनजंगा कहां पर है? सिक्किम में, ठीक है। और वहां पर उसके बाद बात करेंगे, कंचनजंगा हो गया, माउंट एवरेस्ट होगी, नंदा देवी, नंदा देवी पड़ती है आपके उत्तराखंड में दोस्तों, यहाँ के आसपास। यह नंदा देवी यहाँ को ही आसपास पड़ेगी उत्तराखंड में, मतलब यहाँ पड़ेगी, मतलब ये रेंज है तो यहाँ पड़ेगी, सॉरी इस रेंज में है, एक मिनट, तो यहाँ पड़ेगी, एक मिनट, यहाँ, ठीक है, ये नंदा देवी के आसपास पड़ेगी, ये वाली रेंज होगी, तो समझ रहे आप। तो ये है, ये यहाँ पर ये पड़ेगी इस तरीके से। गॉट इट? चलिए मेरी बात समझिए, पूरा समझ गए होंगे। ये देखो नंगा पर्वत हो गया इधर, ये नंगा पर्वत जो होता है ये कहां पर है? नंगा पर्वत पड़ता है। देखिए नंगा पर्वत दोस्तों ट्रांस हिमालय में, और इसकी जो ऊंचाई है 8126 मीटर है, याद रखना, पूछा जाता है, 8126 मीटर है। पॉइंट। वहीं एक नामचा वर्मा है, नामचा वर्मा की कितनी हाइट है बताइए कमेंट बॉक्स में, नामचा वर्मा। चलो मैं बताता हूँ, नामचा वर्मा है 7782 मीटर। याद रखना, ये आने वाले आपके क्वेश्चंस एग्जाम में, मैचिंग में, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 हो सकता है, यूपीपीसीएस, स्टेट पीसीएस, यूके पीसीएस, कहीं भी। तो नामचा वर्मा इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द ग्रेट हिमालय। गॉट माय पॉइंट? और बहुत सारी इसमें मतलब रेंजेस हैं, माउंटेन है, जैसे माउंट एवरेस्ट है 8848, तो सबसे हाईएस्ट है दोस्तों, ठीक है, ये इतने मीटर है। कंचनजंगा बताइए आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कंचनजंगा के बाद आप बताइए नंदा देवी की हाइट बताइए, मैं सब हाइट बता दूंगा, कौन सी कहाँ है सब बताऊंगा, आप प्लीज एक बार आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए 10 सेकंड का ब्रेक लेते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। तो ये चीजें समझे आप। चलिए अब बताता हूँ, थोड़ा सा और समझो क्या है। देखो मैं सारी रेंज बताता हूँ आपको। देखिए जैसे ये ग्रेट हिमालय है ना, इसी ग्रेट हिमालय में पड़ेगा यहाँ पर कैलाश रेंज। क्या पड़ेगी? कैलाश रेंज दोस्तों, ये कैलाश रेंज है जो नेपाल की साइड पड़ती है, कैलाश रेंज। उसी के नीचे यहाँ दिखेंगे आप, इसी रेंज में यहाँ पर आप क्या है, यहाँ पर पड़ेगा करीब, शिवालिक के ऊपर है, इसी रेंज में बता रहा हूँ, इसी रेंज में यहाँ पड़ेगा करीब कामेत। क्या पड़ेगा? ऐसे कामेत। क्या पड़ेगा? कामेत। कामेत के जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पड़ेगा नंदा देवी, उसी रेंज में। क्या पड़ेगा? नंदा देवी, याद रखना, नंदा देवी दोस्तों, इसी ग्रेट हिमालय में। फिर नीचे इधर आएंगे नेपाल की साइड में, तो यहाँ पड़ेगा करीब माउंट एवरेस्ट। क्या पड़ेगा? माउंट एवरेस्ट दोस्तों। और यहाँ पर पड़ेगा, जैसे मैंने बताया था, ये माउंट एवरेस्ट यहाँ नहीं, यहाँ पड़ेगा करीब, ठीक है। माउंट एवरेस्ट यहाँ पर पड़ेगा जो 8848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट के ईस्ट में यहाँ पे आसपास पड़ेगा, ये पड़ेगा आपका कंचनजंगा। क्या पड़ेगा? कंचनजंगा, याद रखना, ठीक है। ये सारी रेंज हैं जो आती हैं, आपको पूछा जाता है। और हाँ एक और समझो,
काराकोरम रेंज में यहाँ पर इसके नीचे यहाँ पड़ेगा कहीं K2, क्या पड़ेगा K2। ये सारी रेंज है, कई बार ईस्ट से वेस्ट नॉर्थ साउथ आ जाती हैं। अब इनकी मैं लेंथ बताता हूँ किसकी कितनी है, किसकी कितनी है। माउंट एवरेस्ट की आपको पता है 8,848 मीटर है, 8,848 मीटर है। वहीं कंचनजंगा की बात करेंगे तो कंचनजंगा की जो हाइट है दोस्तों मीटर में वो है 8,598 मीटर, याद रखना क्योंकि ये कई बार पूछ लिया था। 8,598 मीटर है, ठीक है। वहीं बात करेंगे माउंट एवरेस्ट हो गया। नंदा देवी की, नंदा देवी की बात करेंगे तो ये है इंडिया की है और उत्तराखंड में 7,817 मीटर, 7,817 मीटर। उसी के बराबर में कामेत की बात करेंगे जो 7,756 मीटर है, कितनी 7,756 मीटर है कामेत की रेंज दोस्तों। नामचा वर्मा आप देख चुके हैं 7,782 के आसपास है, ठीक है। ये सारी रेंज होगी दोस्तों, फटाफट। नंगा पर्वत मैंने बताया था 8,126 है। अब मुझे आप ऑप्शन में बताइए कमेंट करके कि K2 की लंबाई कितनी है, K2 की हाइट कितनी है दोस्तों। K2 मतलब गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं इसे। K2 क्या है, ये हमारी गॉडविन ऑस्टिन है दोस्तों, गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है। तो ये होगी K2 की कितनी है, K2 है 8,611 मीटर, K2 होगी 8,611 मीटर। कैलाश की दोस्तों बता दूं मैं 6,714 मीटर, 6,714 मीटर है माउंट कैलाश की लंबाई, ऊंचाई सॉरी, ठीक है। समझ गए सारी चीजें। ये हो गया काराकोरम, फिर हो गया लद्दाख, फिर हो गया दिस इज जास्कर, ये वाली रेंज है जास्कर। उसके नीचे आप आएंगे तो ये हो गया आपकी पीर पंजाल, पीर पंजाल के नीचे यहाँ पर है धौलाधर, इसके बीच में धौलाधर भी है। पीर पंजाल और शिवालिक के बीच में, यहाँ पीर पंजाल और शिवालिक के बीच में क्या पड़ता है, वो पड़ता है धौलाधर, ये आपने सुना होगा। ये धौलाधर रेंज पड़ती है यहाँ पर। और ये क्या है, ये सारा ग्रेट हिमालय का पार्ट है, यहाँ तक मैंने बताया, नामचा वर्मा तक जाता है। ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे, आई होप सो। ये बात आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि 4 पार्ट थे। मैंने बताया पहला ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के बाद आ गया ग्रेटर हिमालय, उसके बाद आ गया लेसर हिमालय, फिर शिवालिक दोस्तों। ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है, उसके नीचे आया ग्रेट हिमालय, फिर हमारा ये नीचे बीच में आ गया शिवालिक, उसके नीचे सॉरी वो लेसर हिमालय, फिर आ गया शिवालिक दोस्तों। गॉट पॉइंट। ये सारी चीजें क्लियर कट हो गई, समझ गए आप। चलिए और बाद में बात करेंगे, ये भूटान है इधर, ये सारी चीजें नामचा वर्मा हो गए, मिसमी हिल्स वगैरह हैं जो नॉर्थ ईस्ट में पड़ती है, बहुत सारी नदियां भी निकलती हैं, इसकी चर्चा अपन बाद में कर लेंगे। गॉट माय पॉइंट। चलो अब देखते हैं कुछ और इंपोर्टेंट जो हो सकता है। अब आते हैं अपने इस टॉपिक पर, समझ गए। ये मैंने ऊपर बताया था जहां से नदियां निकलती हैं, मेजर सोर्स हैं लाइक इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ये सारी नदियां निकलती हैं इस हिमालय से, जो बोलते हैं हम हिमाद्री, क्या बोलते हैं, हिमाद्री बोलते हैं दोस्तों। और ये हमारे 3 पैरेलल हिमालय हैं। अब आते हैं हम लेसर हिमालय पे, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर, ये बात हुई थी ग्रेट हिमालय की, अब यहीं पर बात करेंगे हम लेसर हिमालय की। सब मिटा देता हूं मैं, अब लेसर हिमालय की चर्चा करेंगे। गॉट अ पॉइंट। लेसर हिमालय की बात करेंगे दोस्तों। अब लेसर हिमालय क्या है ये समझो पहले, जो लेसर हिमालय है वो क्या है इसको समझाता हूं एक बार, देखिए समझो। ऊपर हो गया दोस्तों, जैसे मैंने बताया ये सारा पार्ट हो गया ट्रांस हिमालय का, एक मिनट, ये हो गया ट्रांस हिमालय का पार्ट, किसका, ट्रांस हिमालय, एक मिनट, ये हो गया ट्रांस हिमालय का पार्ट, ठीक है। और ट्रांस हिमालय के नीचे आया ग्रेट हिमालय, फिर आया लेसर हिमालय। इसी लेसर हिमालय की बात करेंगे। ये जो पार्ट था दोस्तों ये था ट्रांस हिमालय, फिर ये पार्ट था ग्रेट हिमालय ये वाला, अब उसके नीचे आया ये लेसर हिमालय। और लेसर हिमालय कहां तक जाता है, यहां तक ऐसे, ये लेसर हिमालय का मैंने बता दिया, ये है लेसर हिमालय। उसके नीचे आएंगे तो ये पड़ेगा ये वाला शिवालिक, ठीक है। लेसर हिमालय यहाँ कहीं पड़ जाएगा, इसके हिसाब से, इस पिक्चर के हिसाब से यहाँ कहीं पड़ जाएगा, यहाँ ऐसे, ठीक है, ऐसे करके, क्योंकि ये वाला शिवालिक है, ठीक है। अब इस लेसर हिमालय की बात करने वाले, क्या है हमारा लेसर हिमालय। गॉट पॉइंट। चलिए लेसर हिमालय समझिए क्या हो सकता है लेसर हिमालय। देखिए तो लेसर हिमालय तो वो ग्रेट हिमालय के दोस्तों साउथ में पड़ता है, किसके, ग्रेट हिमालय के साउथ में पड़ता है लेसर हिमालय, ग्रेट हिमालय के साउथ में पड़ता है। गॉट पॉइंट, ठीक है। अब मैं इसको ये कर लेता हूँ, ग्रेट हिमालय लेसर हिमालय के साउथ में है, इसको हम लघु हिमालय बोलते हैं हिंदी में, आपने से पढ़ा होगा। उसके बाद इसकी औसत ऊंचाई यानी हिमाद्री के साउथ में इसकी औसत ऊंचाई जो एवरेज हाइट है दोस्तों, एवरेज हाइट है इसकी 3,700 मीटर से लेकर 4,500 मीटर तक, ये पूछा जाता है एवरेज हाइट कितनी है, 3,700 मीटर से 4,500 मीटर। चौड़ाई इसकी क्या है, अधिक है, चौड़ाई इसकी अधिक है और ऊंचाई इसकी कम है। हाइट क्या है इसकी, कम है और चौड़ाई इसकी ज्यादा है।
मध्यम दबाव के कारण ये बना, ये हिमाद्री से बाद में ऊपर उठा, हिमाद्री से बाद में ये ऊपर उठा। और एक और चीज समझो, ये जो लेसर हिमालय है इसमें विशेषताएं क्या है, अत्यधिक मोड़ यानी कि फोल्डेड, अत्यधिक फोल्डेड चट्टाने हैं, फोल्डेड रॉक्स हैं इस लेसर हिमालय में। डेंसली फॉरेस्ट एरिया है ये, डेंसली यानी घना वना क्षेत्र है। कई प्रमुख घाटियां यहाँ पर, कई प्रमुख वैलीज हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूं इस लेसर हिमालय में, नंबर 1 दोस्तों कश्मीर घाटी, याद रखना कश्मीर घाटी इसी लेसर हिमालय का पार्ट है। कांगड़ा घाटी जो हिमाचल प्रदेश में है, कांगड़ा। नंबर 2 कुल्लू जो हिमाचल प्रदेश में है। पीर पंजाल, ये जो पीर पंजाल है ये भी लेसर हिमालय कहलाती है। लेसर हिमालय लघु हिमालय का ही पार्ट है दोस्तों, ठीक है। उसके नीचे जो मैंने बताया था अभी धौलाधर, धौलाधर भी क्या है, धौलाधर रेंज भी लेसर हिमालय का पार्ट है। शायद मैंने ऊपर गलत बताया हो, ग्रेटर हिमालय का पार्ट नहीं है। धौलाधर और जो हमारी पीर पंजाल है ये दोनों दोस्तों लेसर हिमालय और लघु हिमालय का पार्ट है, याद रखना। कश्मीर घाटी, कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, पीर पंजाल और धौलाधर ये प्रसिद्ध घाटियां और पर्वत ये हमारे लघु हिमालय या क्या है, लेसर हिमालय के पार्ट है दोस्तों। यहाँ पर अधिकतर देखेंगे आप बहुत सारे हिल स्टेशन हैं, कृषि और बागवानी की जाती है। और लेसर हिमालय इट इज कंसिस्ट ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रेंज एज यू नो, कश्मीर वैली, कांगड़ा, कुल्लू एंड ऑल। एंड डेंसिटी ज्यादा, यहाँ पर डेंसिटी है, जनसंख्या का निवास है। और यहाँ पर बहुत ज्यादा हिल स्टेशन है दोस्तों। आप देखेंगे हिल स्टेशन कैसे हैं, मसूरी यही पड़ता है इसी रेंज में, शिमला इसी रेंज में पड़ता है, समझ आप, मसूरी शिमला वगैरह इसी रेंज में पड़ते हैं। तो हम बात करें इस हिमालय की, तो ये कंसिस्ट है, प्रोमिनेंट रेंज है, ये हो गया हमारा लेसर हिमालय। अब बात करेंगे दोस्तों शिवालिक की। क्या बात करेंगे हम, शिवालिक की, जो हमारी आउटर रेंज है दोस्तों, आउटर हिमालय है, हम इसे बाह्य हिमालय भी कहते हैं। शिवालिक को हम बाह्य हिमालय भी कहते हैं, आउटर रेंज भी कहा जाता है दोस्तों। हिमालय की सबसे न्यू यानी कि सबसे नई और सबसे नीचे यानी कि लास्ट वाली सीरीज है दोस्तों। ये यहाँ पर है, ये आप देख सकते हैं शिवालिक, ये वाला रेंज है, ठीक है। ये मिटा देता हूँ मैं सब, ये हमारी शिवालिक रेंज है, ठीक है। शिवालिक की बात कर रहे हैं अपन। उसके बाद सबसे न्यू एंड सबसे नीची श्रेणी है, इसकी औसत ऊंचाई एवरेज हाइट की बात करेंगे तो 900 से कितना 1000 मीटर है दोस्तों, 1000 मीटर के आसपास है। 1000 से 1000 यानी कि 1100 मीटर के आसपास है। हिमालय की तलहटी में ये स्थित है, याद रखना। हिमालय से आई नदियों के द्वारा जो रिवर्स आई हैं, जो हिमालय से निकल कर आई हैं ऊपर से, उन नदियों के द्वारा जमावड़े से यानी कि जो सेडिमेंट्री पदार्थ थे दोस्तों उनके जमाव से बना ये शिवालिक हिमालय। हिमालय की तलहटी में स्थित है। हिमालय से जो आई नदियां हैं, दीज रिवर्स फ्रॉम कम टू द हिमालय, आज उनके सेडिमेंट्री सब्सटेंस के डिपॉजिट के कारण ये दोस्तों शिवालिक बन गया, समझ रहे आप। और इसी शिवालिक रेंज में आप देखेंगे बहुत ज्यादा अनकंसोलिडेटेड रॉक हैं, यानी कि असंयोजित चट्टान जिन्हें कहते हैं लूज रॉक्स। कहां पर है, इसी शिवालिक में पाई जाती है ये लूज रॉक्स। और कटाव से दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा क्या है, सेंसिटिव एरिया है, कटाव के कारण बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और भूकंपीय दृष्टि से बहुत ज्यादा अस्थिर है। यहाँ पर अर्थक्वेक जैसी चीजें देखने को मिल जाती है। और इसमें एक और चीज समझेंगे शिवालिक में दोस्तों, जैसे दून जो वैली है, दून वैली वगैरह, देहरादून है, ठीक है, कोटली दून, पाटली दून, तो दून वैलियां इसी आकृति का, इसी लेसर हिमालय का पार्ट है। दून घाटियां इसी में, जैसे देहरादून वगैरह है, इसी शिवालिक रेंज में पाई जाती हैं। आप देखेंगे भाबर और तराई वाला एरिया, जो भाबर और तराई क्षेत्र है वो भी शिवालिक का पार्ट है दोस्तों, क्योंकि ये लेसर हिमालय का इंपोर्टेंस है कि कृषि योग्य भूमि, वन संसाधन, मानव यानी कि ह्यूमन डेंसिटी सबसे ज्यादा इसी रेंज में पाई जाती है, इसके नीचे। तो शिवालिक्स आर कंपोज ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स दोस्तों। गॉट माय पॉइंट। आप सारी चीजें समझ गए कि शिवालिक कैसे बना और कैसे ये अनकंसोलिडेटेड जो डिपॉजिट्स हैं और नदियों के द्वारा जो सेडिमेंट्स लाए गए उनसे बना है ये हमारी शिवालिक श्रेणियां। गॉट माय पॉइंट। आप मेरी बात पूरी तरह समझ गए होंगे। गॉट माय पॉइंट। तीनों चीजों को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। गॉट माय पॉइंट। तो हिमालय आर द सोर्स ऑफ मेजर रिवर सिस्टम्स लाइक द इंडस, गंगा, एक मिनट, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। और इंडस गंगा जैसी नदियां हैं जो कहां, अरेबियन सी में जाकर गिर जाती हैं। हालांकि गंगा बे ऑफ बंगाल में गिरती है, इस पर बाद में चर्चा करेंगे। इन्हीं से बना है शिवालिक और इन्हीं से बात होगी आपकी तीनों सीरीज की। लेसर हिमालय हो गया आपका, उसके बाद हिमालय हो गया, उसके बाद आपका शिवालिक भी हो गया। गॉट इट। तीनों पैरेलल रेंज को हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया दोस्तों। अब बात करेंगे इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन की दोस्तों। ये कैसे बने इसकी बात करें, इसकी बात करें
तो इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन की बात करेंगे। ये 3 नदियां हैं दोस्तों। जैसे एनसीईआरटी कहते हैं कि द नदर्न प्लेन्स, दीज आर द नदर्न प्लेन्स दैट इज कॉल्ड इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। नदर प्लेन्स हैव बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ 3 major river system. 3 major river system is Indus, Ganga and Brahmaputra. So originally this area was a geosynclinal depression. These plains were, ये मैं बात बताऊंगा जियोसिंक्लाइन क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा आपको। जल्दी लोग नहीं बताते, मैं एक एक चीज डिटेल में करूंगा दोस्तों, डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, मिस मत करना सेशन। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। तो originally this area was a geosynclinal depression. These plains were gradually filled with sediments like alluvial deposits and carried by the Indus, Ganga and Brahmaputra rivers. तो ये एक जियोसिंक्लाइन डिप्रेशन हुआ और जो नदियों के द्वारा डिपोजिट्स लाए गए, जो सेडिमेंट्स लाए गए, उनके द्वारा इस सिंक्लाइन डिप्रेशन को भर दिया गया और इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन डेवलप हो गया दोस्तों, जिसे हम नर्दर्न प्लेन के नाम से जानते हैं या इन्हें फ्लैट एल्यूवल प्लेन के नाम से भी जानते हैं, जो नर्दर्न इंडिया में है। तो ये फॉर्म्ड हो गया दोस्तों, गॉट इट। तो ये बना हमारा इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, जो इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा सेडिमेंट्स लाए गए, एल्यूवल डिपोजिट्स लाए गए, उनके द्वारा ये फॉर्म्ड हुआ। अब मैं ये बताता हूं कैसे फॉर्म हो गया, ठीक है। ये वाला जो एरिया है इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है, देखो ये कह रहा है नर्दर्न प्लेन है। तो यहां समझो मैप में भी, ये मैप भी बहुत कुछ कह रहा है, सब कुछ एक ही मैप में सारा समझा दूंगा आपको, सारा इंडिया एक ही मैप में, ठीक है। ये हो गया आपका नर्दर्न प्लेन, ठीक है। ये हो गया आपका, 1 मिनट, नर्दर्न प्लेन का मामला है, 1 मिनट दे दो मुझे बस, सब समझ आएगा आपको। चलिए मैं यहाँ नर्दर्न प्लेन यही समझाता हूँ, ये भी मिटा देते हैं, चलो ऊपर वाला भी, सब कुछ कोरा कागज रखते हैं, क्लीन। चलो नर्दर्न प्लेन पे आते हैं अब। क्या है भाई, ये है हमारा नर्दर्न प्लेन, ये जो मैं बना रहा हूँ ये नर्दर्न प्लेन का पार्ट है, गॉट इट। ये है आपका नर्दर्न प्लेन, यहाँ पे समझाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका नर्दर्न प्लेन है, ये वाला एरिया यहाँ से मैच कर रहा है, ये ऐसे समझे, ये हो गया नर्दर्न प्लेन। पहले मैं एक और वर्ड रह गया था, उसे समझा देता हूँ, फिर भूल जाएंगे। जियोसिंक्लाइन क्या था, ठीक है। पॉइंट यह है कि जियोसिंक्लाइन डिप्रेशन था क्या। देखिए दोस्तों, जियोसिंक्लाइन इज ए लॉन्ग, नैरो एंड सब्सिडाइज्ड trough of the earth crust where sediments accumulate over a long geological period। यानी कि कैसा एरिया है, लंबा और नैरो है, सब्सिडाइज हो गया यहाँ पर बहुत सारा अर्थ के क्रस्ट में, यहाँ पर सेडिमेंट एक्यूमुलेट हुए और एक जियोलॉजिकल, लंबे जियोलॉजिकल पीरियड में ऐसा एरिया बन गया जिसको कहलाया जियोसिंक्लाइन, ठीक है। मतलब एक ऐसा डिप्रेशन, जियोसिंक्लाइन एक ऐसा डिप्रेशन जहाँ पर धरती की सतह, अर्थ की सतह पर बना लंबा, गहरा और चौड़ी धसी हुई खाई बनी, जिसमें लाखों वर्ष तक मिट्टी यानी कि सॉइल, और वो कैसी थी, लंबी, गहरी और चौड़ी धसी हुई खाई थी। तो लाखों वर्ष तक वहां पर मिट्टी यानी कि सॉइल, सैंड और सेडिमेंट्स वहां पर जमा होते रहे और ये अवसाद जो आगे चलकर क्या बने, माउंटेन और प्लेन बन गए, ठीक है। ये जो अवसाद थे, सेडिमेंट थे, उस जियोसिंक्लाइन डिप्रेशन में क्या बन गए, ये भैया माउंटेन और प्लेन का रूप धारण कर लिया, समझ रहे आप। ये था हमारा जियोसिंक्लाइन डिप्रेशन। जैसे कि एक एग्जांपल समझो, पृथ्वी की प्लेटें टकराई, इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरोपियन प्लेट टकराई। इन प्लेट के टकराने के बाद बहुत सारे पर्वत लाइक हिमालय वगैरह का निर्माण हुआ, ठीक है। उनके भार से यानी कि जो है माउंटेन बने, उनका भार बहुत था, मास बहुत था, उनके पास जमीन धसना शुरू हुई दोस्तों, डिप्रेशन होना शुरू हुई, धस गई दोस्तों, सिंक्लाइन हो गई। कैसे हो गई, जमीन धस गई दोस्तों। और उसी धसी हुई जगह में जहां पर जमीन धसी थी, वहां पर बहुत सारे सेडिमेंट जमा हो गए, अवसाद जमा हो गए, और उसी जमसाद को, जहां पर वो अवसाद जमा हुए, उससे कहलाया जियोसिंक्लाइन डिप्रेशन। जैसे इंडिया में है इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, समझ रहे, ये जियोसिंक्लाइन डिप्रेशन का एक डेवलप और एक अच्छा उदाहरण है, समझ गया आप, ये मेरी बात समझ गए। ये वर्ड आया हुआ है यूपीएससी में, जियोसिंक्लाइन क्या है, ये आया हुआ है, स्टेट पीसीएस में भी पूछा और यूपीएससी में भी। तो ये हो गया आपका जियोसिंक्लाइन डिप्रेशन। अब आते हैं भाई आपके नर्दर्न प्लेन पे, पूरा मामला यहाँ था, नर्दर्न प्लेन समझेंगे। मैं बताऊंगा कि आपको नर्दर्न प्लेन कैसे फॉर्म्ड हुए, कैसे डेवलप हुए, फॉर्म्ड कैसे हुए, ये समझो, ये कहानी समझ लो कुछ सेकंड्स के, फिर समझ जाओगे। देखिए जैसे मैंने ऊपर बताया, फिर से बता रहा हूँ, इंडिया ऑस्ट्रेलिया प्लेट के साथ जो यूरेशियन प्लेट है उसका कोलाइजन हुआ, यानी इंडियन प्लेट कोलाइड हुए यूरेशियन प्लेट के साथ, समझ रहे हैं। उसके बाद आपका हिमालय बना, हिमालय फॉर्म हुए, और एट द सेम टाइम हिमालय तो फॉर्म हो गए दोस्तों, तो हिमालय फॉर्म हुआ तो भारी तो होगा ना, उसी समय साउथ में यानी कि हिमालय के दक्षिण में हिमालय कुछ जगह सब्सिडाइज हुई, यानी कि सिंक हुई, यानी कि डूब गया, यानी वहां धरती नीचे जम गई, सब्सिडाइज हो गया, उसको कहते हैं
सब्सिडाइड, क्या कहते हैं, सबसाइडाइज, उसे सब्सिडाइज, वहां पर हिमालय सबसाइडेड हुए दोस्तों, क्या हुए, सबसाइडेड हो गए, गॉट इट। उसके बाद हिमालय ने क्या किया, हिमालय गेव द राइज टू लार्ज रिवर्स, जैसे कि वहां नदियां निकली, गेव टू लार्ज रिवर्स दोस्तों, क्योंकि ये इतना ज्यादा ऊपर था, यहाँ पर ग्लेशियर्स थे, ग्लेशियर्स ने क्या किया, ग्लेशियर्स थोड़े बहुत पिघले और नदियों का निकलना शुरू हो गया, वहां से इंदस निकली, गंगा निकली, ब्रह्मपुत्रा निकली, इंदस निकली, गंगा निकली, ब्रह्मपुत्रा निकली, और इनसे ही बना क्या, हमारा नदन प्लेन, इन नदियों से बना हमारा नदन प्लेन दोस्तों। उसके बाद ये जो रिवर्स हैं, ये जो रिवर्स हैं इनकी बाद में चर्चा करेंगे, हालांकि ये पेरिनियल हैं, यानी कि ये पेरिनियल हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्लेशियर्स है, रेनफॉल है, सारी चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों रिवर्स जैसे ही निकली, इंदस निकली, इधर गंगा, इधर ब्रह्मपुत्रा, ये रिवर्स निकलने के बाद दोस्तों, यहाँ ब्रह्मपुत्रा ऐसे, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे गंगा डेल्टा बनाती है यहाँ पे जाके, उसके बाद क्या हुआ, रिवर्स ने क्या किया, इरोड करना स्टार्ट किया, इरोडिंग शुरू हो गई, रिवर्स स्टार्टिंग इरोडिंग, इरोडिंग द रॉक्स, सॉइल एंड सैंड, यानी कि जब रिवर्स आएगी वहां से निकलकर क्या इरोड करेगी, वो चट्टान घिसेगी, सॉइल मिट्टी लाएगी सैंड के साथ, तो बहुत सारा जो सेडिमेंट्स था इन नदियों के, रॉक सॉइल सैंड ने क्या किया, प्रोड्यूस कर दिया दोस्तों, बहुत सारा जो क्या था, जो इरोडिंग के बाद बहुत सारा जो सेडिमेंट्स आएगा वो प्रोड्यूस हो गया, प्रोड्यूस होने के बाद हुआ क्या, रिवर्स ने इस सेडिमेंट को नीचे की तरफ लाना शुरू कर दिया, यानी कि दिस रिवर्स कैरिड द सेडिमेंट्स इन द डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में ये लाना शुरू हुआ, और ये जो सेडिमेंट्स था जहां पर जियोसिंक्लाइन डिपॉजिट बना, जहां पर डिप्रेशन बना, उसी में डिपॉजिट कर दिया, दीज सेडिमेंट्स वर डिपॉजिट इन दैट, वो 4 डीप बनी, जहां पर जमीन धसी थी, सब्सिडाइज हुई, वहीं पर उसने क्या किया, इस सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर दिया, और इसी डिपॉजिट से दोस्तों 4 डीप या फ्लड प्लेन्स बने, जो फ्लड के प्लेन्स बने वो यहीं पर बने, और ये क्या कहलाए, डिपोजिशन कंटिन्यू चलता रहा मिलियंस ऑफ ईयर, और इस डिपोजिशन के बाद जो डिप्रेशन था, जियोसिंक्लाइन डिप्रेशन था, वो क्या हुआ, ग्रेजुअली लगातार आफ्टर मिलियन ईयर्स फिल्ड अप हो गया, यानी कि वो पूरी तरीके से भर गया, और उससे भर जाने के बाद एक थिक लेयर, मोटी लेयर बन गई, किसकी, एल्यूवियम सॉइल की दोस्तों, जो करीब 300 से कितनी, 1000 मीटर एक्यूमुलेट हुई, यानी कि 1000 मीटर तक डीप थी दोस्तों, 1000 मीटर तक डीप बन गई, जो थिक लेयर बनी किसकी, एलुवियम, और एलुवियम क्या था, दीज आर द डिपोजिट सेडिमेंट्स थे, ये एलुवियम है दोस्तों, एलुवियम, एंड द लैंड बिकम्स फ्लैट, फ्लैट के साथ फर्टाइल एंड जेंटली स्लोपिंग, ये जो नदन प्लेन बने वो फ्लैट बने, फर्टाइल बने एंड जेंटली स्लोप बने, उसके बाद गंगा, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन फॉर्म हो गए, जिन्हें हम नदन प्लेन के नाम से जानते हैं दोस्तों, समझ रहे आप, ये सारी चीजें रही, इसलिए नदन प्लेन्स डेवलप हो गए, मेरी बात समझ गए होंगे, यही सारी कहानी है नदन प्लेन्स को बनाने की, ठीक है, समझ गए होंगे मेरी बात पूरी, चलिए कुछ ज्यादा ही घिसड़ पिसड़ हो जाती है, लेकिन समझना जरूरी है। एक और समझिए, अभी क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाई दिस प्लेन स्टिल चेंजिंग, क्योंकि ये जो प्लेन है अभी भी डायनेमिक नेचर के हैं, चेंज हो रहे हैं दिन बाय दिन, डायनेमिक नेचर है, क्यों, देखिए इसलिए है कि जो रिवर्स हैं, भाई रिवर्स जब पहले इरोड कर रही थी तो आज भी इरोड कर रही होंगी, रिवर्स आज भी इरोडिंग सिचुएशन में है, और आज भी वो जो सेडिमेंट्स हैं उन्हें डिपॉजिट करती हैं, रिवर्स आज भी सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती हैं, और होता क्या है, जो फ्लड प्लेन्स हैं, या जो फ्लड प्लेन हो गए, आपने होगा मियंडर हो गए, ऑक्सबो लेक आपने सुना होगा, ऑक्सबो लेक्स हो गई, या जो डेल्टाज हो गए, ये आज भी फॉर्म हो रहे हैं, इट इज फीचर्स विच आर फॉर्म बाय द रिवर्स, इट इज कंटिन्यूसली गोइंग थ्रू, फ्लड प्लेन का बनना हो, चाहे मेंडर्स का बनना हो, ऑक्सबो लेक्स का बनना हो, डेल्टाज का बनना हो, ये सारे आज भी फीचर्स फॉर्म हो रहे हैं, बन रहे हैं दोस्तों। सो नदर्न प्लेन्स आर स्टिल इवॉल्विंग, जो नदर्न प्लेन्स हैं आज भी इवॉल्व हो रहे हैं, आज भी बन रहे हैं, आज भी वो चेंजिंग है, आज भी वो डायनेमिक नेचर है दोस्तों, ठीक है। अब कुछ मेजर डिवीजन है इसमें, जैसे मैं कहूंगा इंदस प्लेन, उसके बाद कहूंगा मैं गंगा का प्लेन, उसके बाद मैं बात करूंगा ब्रह्मपुत्रा का प्लेन। जो इंदस प्लेन है दोस्तों, ये फॉर्म हुए हैं इंदस और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे पंजाब और हरियाणा वाले पार्ट में। गंगा प्लेन की बात करूंगी, जो सबसे करूंगा दोस्तों, जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है गंगा प्लेन, क्या है, लार्जेस्ट पार्ट है जो उत्तर प्रदेश, बिहार एंड द वेस्ट बंगाल में बना हुआ है। वहीं ब्रह्मपुत्रा प्लेन की बात करूंगा, जो असम वैली में, जो असम वैली में बना हुआ है ब्रह्मपुत्रा प्लेन,
ये सबसे ज्यादा फ्लड प्रोन एरिया है दोस्तों, सबसे ज्यादा बाढ़ इसी रीजन में आती है। आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र का पानी आता है, असम से बहुत सारी नदियां आती हैं और यहाँ बाढ़ आ जाती है असम वगैरह इलाके में। समझ रहे आप, ये सारे फीचर है दोस्तों, ये सारे फीचर्स हैं इस नदन प्लेन के। अब इस नदन प्लेन में एक और चीज है जो आप यही बता देता हूँ, चलो क्या है मैं उसको यही एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए बहुत लंबा खींच रहा हूँ सेशन इसलिए कि आपको कहीं और ना जाना पड़े, सारी कहानी यहीं खत्म कर दो, ठीक है, अगर आप अच्छे से करेंगे तो। बाकी का तो आपका अपने मालिक है, आप खुद खुदा मालिक है आपका, और आपका खुद मालिक है नदन प्लेन्स। आप देखिए जो कुछ रिलीफ फीचर है, कुछ इसके फीचर्स हैं, उसकी बात करते हैं इन प्लेन्स के साथ। देखिए बात करेंगे, 4 रीजन है यहाँ पर, आपने सुने होंगे बाबर है, कौन सा है, भाबर, बी मतलब भाबर, फिर है तराई, उसके बाद आते हैं बांगर, ठीक है, और चौथा है खादर। ये 4 रीजन है जो इन नदन प्लेन्स के साथ क्या है, एसोसिएटेड है दोस्तों, ठीक है, ये रिलीफ फीचर है इस नदन प्लेन के। तो भाबर की बात करते हैं दोस्तों, भाबर क्या है, भाबर सबसे ज्यादा जो इस नदन प्लेन्स में सबसे नदन पार्ट है, सबसे ज्यादा भाबर क्या है, नदन इलाका है जहां पर पेबल्स यानी कंकड़ के डिपॉजिट्स होते हैं, और वो क्या होता है जो हमारी फुट हिल्स है उसके सबसे पास में है। भाबर के बाद आता है तराई रीजन दोस्तों, जो तराई रीजन है जो भाबर के नॉर्थ में, सॉरी साउथ में, भाबर के कहां पर है, साउथ में पड़ता है ये तराई रीजन। और इस तराई रीजन में मार्सी एरिया है, मतलब दलदल है, और वहां पर वाटर लॉक्ड एरिया यानी पानी होता है, और ये तराई रीजन सबसे ज्यादा फर्टाइल है। उसके बाद आएंगे बांगर पे, जो और नीचे वहां पर ओल्ड एल्यूमियम पाई जाती है, यानी पुरानी जो एल्यूमियम पाई जाती है उसे कहते हैं बांगर। और जो खादर है, खादर कहते हैं नई एल्यूमियम, जो मोस्ट फर्टाइल एरिया है खादर वाला दोस्तों, जहां पर नई एल्यूमियम पाई जाती है, नई एल्यूमियम पाई जाती है दोस्तों। समझ रहे हैं आप, ये इसलिए 4 इलाके हैं जो मैंने बताया, भाबर, तराई, और उसके बाद है बांगर और खादर, ठीक है। अभी और समझिए कि ये प्लेन इंपोर्टेंट क्यों है, ये भी समझ लो एक बात, कई बार मेंस में आ जाता है। देखिए सबसे बड़ी बात, ये प्लेन इट इज वेरी एक्सट्रीमली फर्टाइल सॉइल्स, सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल है यहाँ पर। दूसरा डेंस पॉपुलेशन, डेंसिटी बहुत ज्यादा है पॉपुलेशन की इस एरिया में। एग्रीकल्चर यहाँ का हार्टलैंड है, यानी कि हृदय है, पूरा फेफड़ा भी है। और उसके बाद वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट है दोस्तों, वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है इस एरिया में, इस प्लेन एरिया में, इसलिए ये जो इंपोर्टेंट है दोस्तों, इसलिए ये क्या है, इंपोर्टेंट है दोस्तों। गॉट इट, मेरी बात समझ गए होंगे, मेरी बात आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। और भी कुछ बताऊं, चलिए ये आपका हो गया, नदियां बही, बाढ़ आई, नई मिट्टी जमा हुई, और आज भी ये बन रहे हैं, ये बात आपको समझ में आ गई, क्या होगी, समझ में आ गई होगी। ये मैदान दोस्तों प्रकृति ने खुद बनाया है धीरे धीरे समय लेकर, सो इट इज नेचुरली, गॉट इट। अब जीएस सिंकान मैंने जैसे बताया गहरी चौड़ी धसी, आप एक बार रिवाइज कर सकते हो, आप जा सकते हो, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, गॉट इट। चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं और, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा और बताता हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ दोस्तों। जैसे कि ये भाबर था, थोड़ा और समझ लो एक्सप्लेन, कई बार आता है। तो भाबर जो क्षेत्र है दोस्तों, ये भाबर जो है हिमालय की जो तलहटी है जैसे मैंने बताया उसमें स्थित है, और बहुत ही संकीर्ण, बहुत ही नैरो पट्टी है दोस्तों, एक नैरो लाइन है जहां पर मैंने बताया मोटे, बहुत मोटे पेबल्स यानी कि जो पत्थर स्टोन्स वगैरह हैं वो यहाँ पर जमा होते हैं, ठीक है। नदियां यहाँ जमीन के नीचे, यहाँ आप देखेंगे उन कंकड़ों के नीचे बहती हैं। खेती के लिए अगर आप देखेंगे, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज्यादा अनुपयुक्त, यानी कि अनयूज्ड है, यहाँ पर खेती नहीं की जा सकती, इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा आप देखेंगे फॉरेस्ट एरिया पाया जाता है, समझ रहे। उसके बाद मैं तराई की बात कर रहा था, भाबर के जैसे आप देखेंगे ठीक साउथ में, जैसे मैंने बताया दक्षिण में स्थित है, ये एक मार्सी है, दलदली और जलभरा वाला क्षेत्र है। नदियां दोबारा इस रीजन में, तराई में, कहां पर, सतह पर आ जाती है, सरफेस पर आ जाती है नदियां इस तराई रीजन में। और ये जो तराई रीजन है दोस्तों काफी ज्यादा फर्टाइल है, कैसा है, बहुत ज्यादा फर्टाइल है। और एक और चीज, यहाँ पर बहुत ज्यादा मार्सी लैंड होने के कारण बहुत ज्यादा मलेरिया जैसी, यानी कि मच्छर, माइट्स वगैरह पाए जाते हैं, तो मलेरिया प्रभावित क्षेत्र भी है। अब अगर देखें तो कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है दोस्तों, ठीक है। ये हो गया तराई। अब बात करेंगे वही बांगर की। बांगर जो है उत्तरी मैदान का जो नॉर्थ प्लेन है, इस नॉर्थ प्लेन का वह भाग है जहां बाढ़ आता है, फ्लड प्रोन एरिया दोस्तों। ये कैसा है, फ्लड प्रोन एरिया है ये, जहां पर बाढ़ क्षेत्र से ऊंचा होता है, और पुरानी जो ओल्ड एल्यूमियम यानी कि जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, प्राचीन जलोढ़ से ये बना हुआ है। खादर की तुलना में कम फर्टाइल है दोस्तों, याद रखना, खादर की तुलना में, ये खादर ज्यादा फर्टाइल है, उसकी तुलना में कम फर्टाइल है। और दूसरी बात, यहाँ फ्लड प्रोन नहीं है, सॉरी फ्लड प्रोन नहीं, फ्लड प्रोन से थोड़ा ऊंचा है, बाढ़ क्षेत्र से ऊंचा इलाका है जो भाबर है, ये फ्लड प्रोन एरिया नहीं है, यहाँ बाढ़ नहीं आती है,
इसमें कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि कंकर पाए जाते हैं, जो मैं बता रहा था पेबल्स, जो कैल्शियम कार्बोनेट ये उससे पाए जाते हैं, इसे कंकर भूमि भी कहते हैं, यानी कि इसे पेबल्स भूमि, पेबल लैंड भी कहा जाता है दोस्तों। खादर की बात कर लो आप, खादर समझेंगे क्या है खादर। खादर दोस्तों उत्तरी मैदान का विभाग जहां नदियों के बिल्कुल पास में, जहां से नदियां निकलती हैं, जहां रिवर्स आती हैं, उसे कहते हैं खादर। नदियों के बिल्कुल पास वाला इलाका है वो कहलाता है खादर दोस्तों। जहां हर साल फ्लड आता है, यानी कि बाढ़ आता है, फ्लड आती है यहाँ पर हर साल। बाढ़ के समय नई जलोढ़ मिट्टी, जो न्यू एल्यूवियम है, नई जलोढ़ मिट्टी जमा हो जाती है, नवीन जलोढ़ मिट्टी से बनता है, बहुत ही ज्यादा फर्टाइल है दोस्तों, बहुत ज्यादा उपजाऊ है। हर साल यहाँ फ्लड आती है और इसी फ्लड की वजह से ये फर्टाइल एल्यूवियम पाई जाती है। यहाँ पर भूमि यहाँ पर कैसी है, समतल है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे धान है, राइस मतलब गेहूं, व्हीट है, गन्ना, सुगर केन और पल्स यानी कि दालें वगैरह सबसे ज्यादा उगाई जाती है। सो आप कह सकते हैं, यू कैन से लाइक दैट, खादर इज द न्यूअर, younger and the deposit of floodplains, that is khadar. Khadar is the newer, younger deposits of floodplains. Got my point? ये सारी चीजें थी आपके बांगर, तराई और बहादुर और खादर के बारे में दोस्तों। गॉट माय पॉइंट? ये चीजें हो गई आपकी। चलिए अब देखते हैं कुछ और। ये नदन प्लेन पूरा हो गया, पूरा नदन प्लेन मैंने आपको समझा दिया, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन भी बता दिया, और जियोसिनक्लाइन कैसे बनता है या जियोसिनक्लाइन कैसे होता है ये भी मैंने आपको पूरा समझा दिया। अब बात करेंगे दोस्तों पेनिनसुलर ब्लॉक की। क्या है पेनिनसुलर ब्लॉक? गॉट इट? चलो नीचे आते हैं, यहाँ पर ये पेनिनसुलर ब्लॉक, ये पेनिनसुलर ब्लॉक पर पूरा मैप बना हुआ है, इस पर चर्चा करेंगे। जो हमारा पेनिनसुलर ब्लॉक है उसकी बात कर लेते हैं। चलो देखो समय लग रहा है, लेकिन आपको एक बार में समझ आएगा, दोबारा आपको समझने की नीड नहीं पड़ने वाली, कहीं और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं दोस्तों। चीजें अगर आपको समझ आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो अब बात करेंगे दोस्तों पेनिनसुलर ब्लॉक की दोस्तों। जो ये पेनिनसुलर ब्लॉक ये वाला है हमारा, ये क्या है, पेनिनसुलर ब्लॉक का ही पार्ट है, जो मैंने बनाया एक ट्रायंगुलर फॉर्म में। ये हमारा पूरा पेनिनसुलर ब्लॉक है। अब समझ लो कि पेनिनसुलर ब्लॉक कहता क्या है, यहां समझो। नदन बाउंड्री की बात है, नदन बाउंड्री क्या करिए, नदन बाउंड्री इट इज इरेगुलर लाइन एक्सटेंडिंग फ्रॉम कच्छ along the western flank of the Aravalli range near Delhi and continuing roughly parallel to the Yamuna and Ganga until reaching the Raj Mahal Hills and the Ganga Delta. Also encompasses extension like Karbi Anglong, Meghalaya and Rajasthan, composed mainly of ancient gneiss and granite. Composed gneiss and granite. And the block remained stable since the Cambrian period and the despite tectonic activities oldest physiographic feature. पहले ऊपर समझो क्या है। तो जो कह रहा है भाई पेनिनसुलर ब्लॉक क्या है, इट इज ए, इसकी जो नदन बाउंड्री है उसकी बात हो रही है कि भाई जो नदन बाउंड्री है वो क्या कह रही है, ये इरेगुलर है। कैसी है? इरेगुलर। गॉट इट? दोस्तों थोड़ा वीडियो मुझे लगता है लेंथी हो सकता है, तो इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन कंप्लीट हो गया। ये पेनिनसुलर ब्लॉक की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पेनिनसुलर जो हमारा ब्लॉक है, इसको डिटेल में चर्चा करेंगे पेनिनसुलर ब्लॉक की दोस्तों। ठीक है, सेशन अगर आपको अच्छा और प्यारा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। जय हिंद दोस्तों, और अच्छा सेशन है, प्लीज मिस मत करिएगा, लगातार एंड तक जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।